जितना जेई पूछ सकता है उस पूरे को हमने 3 लेक्चर में कवर किया है। आपका फर्ज ये बनना चाहिए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे और जिस बुक को फॉलो कर रहे हो मैं कहता हूं वो बुक आपसे सॉल्व हो जाएगी। ये आपको लेक्चर के एंड में पता लग जाएगा कि सर ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था यार, याद हो गया, मुझे ध्यान हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया ही होना चाहिए बेटा। तो आज हम संजीवनी बैच में नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। ये नॉमेनक्लेचर का लास्ट लेक्चर है। इसमें जो भी बची हुई चीजें हैं जैसे पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, बेंजीन डेरिवेटिव की नेमिंग, कहीं ना कहीं हम कॉमन नेम यूज करते हैं उसकी नेमिंग, इन सभी बातों पर हम यहां बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो भी आपकी आईयूपीएससी में दिक्कत रह गई है ना, वो सब कुछ, वो सारी दिक्कत जो आपकी आईयूपीएससी में है वो सब आज के लेक्चर में क्लियर होने वाली है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें बेटा, सारी चीजें अप्लाई करेंगे और आप रैंडमली नाम लिखना सीख जाओगे कि यार नाम लिखना इतना इजी हो सकता है, ये आपको पता लगेगा आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम सबसे पहले पॉलीफंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे, फिर इसके मिक्स्ड एग्जाम्पल करेंगे, देन बेंजीन डेरिवेटिव एंड देन कॉमन नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है, ये आज का अपना गोल रहेगा। तो चलिए सबसे पहली बात करते हैं, ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है, किस तरीके से इसे अरेंज करते हैं, क्या नेमिंग लिखते हैं, क्या तरीका होता है, ये सारी चीजें हम यहां जानने वाले हैं। तो बेटा एक बात बताओ कि अभी तक तुमने मोनोफंक्शनल ग्रुप पढ़े थे यार। मोनोफंक्शनल ग्रुप में एक बात बताइए कि आपने जितने भी सिंगल फंक्शनल ग्रुप हैं इन सबके सफिक्स आपको पूरी तरीके से पता है कि यार इसके सफिक्स में ये लिखा जाता है, इसके लिखने का तरीका ये होता है, यहां पर वॉवेल हट जाएंगे, ये सारे रूल आपने बहुत ही प्रॉपर वे में लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो अगर आपका ये रह गया है तो आप लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, वहां पर मोनोफंक्शनल ग्रुप सारे टाइप के आपको बहुत इजी वे में एग्जांपल के साथ सिखाए गए। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो पॉलीफंक्शनल को मतलब है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चेन लेंथ है, एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप, 4 फंक्शनल ग्रुप, कितने भी फंक्शनल ग्रुप हो जाए। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अब तुम सोच के बताओ यार, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के बारे में अगर मैं कुछ सफिक्स लिखना चाहूंगा तो मैं ऐसे 10 सफिक्स तो नहीं लिख सकता भाई कि यार OH के लगाया तो OH के लिए ऑल लिख देते हैं, NH2 लगाया तो NH2 के लिए अमाइन लिख देते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे, किसी एक का सफिक्स ही आएगा। और जब किसी एक का सफिक्स आएगा तो सोचो 10 लोगों में एक को सिलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, तभी तो सिलेक्ट करोगे। इसका मतलब क्या, प्रायोरिटी ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर पता लग जाए तो काफी इजी हो जाता है नाम लिखना। देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज्यादा कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे साथ साथ आप बोले, सबसे पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक, देन आता है सल्फोनिक। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, उसके बाद नंबर आता है एस्टर का। उसके बाद क्या नंबर आता है? एस्टर का। यहां पर एक एनहाइड्राइड भी आता है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है पॉलीफंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, इसीलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो बताइए, याद हो रहा होगा आपको धीरे धीरे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा यहां पर कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या आएगा बेटा यहां पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कौन आएगा? सल्फोनिक एसिड। एस्टर, देन एस्टर। ये लिखा हुआ है एस्टर, देखिए एस्टर कैसा दिखता है, ऐसा, ये एस्टर है। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड है। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहीं ना कहीं एसिड डेरिवेटिव देखो आप काफी पहले आ रहे हैं। मतलब ये हम याद रखने के समय थोड़ा सा दिमाग लगा के याद करें ना तो ये चीज भूल ही नहीं जा सकती। क्योंकि यार अगर कोई चीज रैंडमली 3-4 देखोगे आप तो आपको याद आ जाएगा, यार ये तो पहले आता था, यार ये तो बाद में आता था। मतलब याद करना बहुत इजी हो जाता है। आप रटोगे ना तो हो सकता है आप भूल जाओ, लेकिन थोड़ा समझ के पढ़ेंगे ना तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड था और उसी का डेरिवेटिव मतलब एस्टर आ गया। देखो ये सब एक साथ आए कि नहीं है? तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, देन एस्टर। ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा यार बार बार क्यों बोल रहे हैं। बेटा एक बात समझो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं, तो इस चीज को आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करें कि यार सर बार बार क्यों बोल रहे हैं। कोई ना कोई रीजन है बार बार बोलने का, ये आपको लेक्चर के एंड में पता लग जाएगा
कि सर ने जो बोला था बिल्कुल सही बोला था यार, याद हो गया मुझे ध्यान हो गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, ये समझना है आपको, ठीक है। चलिए, एस्टर के बाद आता है एसिड हैलाइड, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। इन सबको मैंने पॉलीफंक्शनल ग्रुप से पहले मोनोफंक्शनल ग्रुप में लिख के सिखा चुका है, ठीक है, इसे हम सीख चुके हैं। यहां देखिए, यहां आता है, इसे बोलते हैं अमाइड, इसे बोलते हैं अमाइड। अब ध्यान दो, तुमने ये कार्बोनिल वाले जो ग्रुप थे ये पहले आ गए, सही बात है। जैसे ही नाइट्रोजन की एंट्री हुई, जैसे ही नाइट्रोजन की एंट्री हुई, कार्बोनिल वाला नाइट्रोजन कहां आना चाहिए था? पहले, क्योंकि सब कार्बोनिल वाले कहां आ रहे हैं? पहले आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना हो गया कि यार अगर नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप की बात करें ना, तो सबसे पहले वो कार्बोनिल वाला आता था, मतलब अमाइड आता था, मतलब सबसे पहले यहां पर क्या आएगा? अमाइड। देन इसी से मिलता जुलता नाइट्राइल, नाइट्रोजन कंटेनिंग है नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का ही सब्स्टिट्यूएंट क्या था? आइसोनाइट्राइल। क्या था? आइसोनाइट्राइल। देन कौन था? फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कीटोन। ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड। ये सब आपको नाम पता है, बहुत इजी नाम होते हैं बेटा। देन आता है अल्कोहल। अब सिंपल फंक्शनल ग्रुप पे कौन आएगा? अल्कोहल। अल्कोहल से मिलता जुलता थायोल, जैसे अल्कोहल था वैसे थायोल है। ये क्या है? ये है मेरे पास अमाइन, और अमाइन के बाद आता है ईथर। तो ये है इनके फंक्शनल ग्रुप। देन फिर मल्टीपल बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, जो कि हमने सीखा हुआ है कि किस तरीके से हम यहां पर बात करेंगे। तो अब जरा मुझे इस पेज को गायब करते हैं। आइए अब बताइए, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था बेटा? सबसे पहले था कार्बोक्सिलिक। मेरे साथ साथ बताइए आप, कार्बोक्सिलिक के बाद क्या था? सल्फोनिक। सल्फोनिक के बाद क्या था बताइए? कार्बोनिल से मिलता जुलता ही है भाई, एस्टर। क्या था? एस्टर। अब बताओ, एस्टर से ही मिलता जुलता फिर यहीं पे कार्बोनिल वाला कोई एसिड ही रहा होगा, मतलब COCl। और जैसे ही नाइट्रोजन की एंट्री हुई, कौन था कार्बोनिल वाला? अमाइड। फिर कौन था? नाइट्राइल। फिर कौन था? आइसोनाइट्राइल। फिर कौन था? आइसोनाइट्राइल। और आइसोनाइट्राइल के बाद बताओ कार्बोनिल वाले में कौन कौन बच रहे हैं? एल्डिहाइड कीटोन। अब बताओ, एल्डिहाइड कीटोन में सबसे पहले कौन आना चाहिए था? अरे सर, एल्डिहाइड कीटोन में हम बोलते ही सबसे पहले एल्डिहाइड को है, हम कभी कीटोन एल्डिहाइड नहीं बोलते, याद करो, एल्डिहाइड कीटोन। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी? एल्डिहाइड। देन किसकी आएगी? कीटोन। कीटोन के बाद अब सिंपल वाले शुरू थे, याद करो कौन था? अल्कोहल। बहुत सही, अल्कोहल से मिलता जुलता थायोल। थायोल से बाद NH2, क्योंकि वो अमाइन था, और अमाइन के बाद फिर आता है यहीं पर ईथर वगैरह। इसका मतलब ये फिर मल्टीपल बॉन्ड की कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, ये सिंपल सा एक तरीका हो गया कि सर अगर मुझे ये ध्यान हो जाए ना, तो मैं ये बता सकता हूं कि इसमें से फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कौन से करने हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि सर चलो मेन फंक्शनल ग्रुप मैं पहचानना सीख गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप आपने बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर होती है, और प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने ये बता दिया कि ये इसकी प्रायोरिटीज होती हैं। तो चलो सर, मैं मेन फंक्शनल ग्रुप की बात तो अपन समझ गए कि किसे सेलेक्ट करना है। और जब सर मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हो, तो फिर बताओ सफिक्स किसका लिखोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप का। और सबके सफिक्स आपको पता है, सबके सफिक्स आपको पूरी तरीके से पता है, लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने। अब बात करते हैं कि सर जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होंगे उनका नाम क्या लिखोगे आप? अभी तक तो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग मैंने सफिक्स ही सीखी है, उनका क्या करें सर? तो जो ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप में मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उन सबका प्रीफिक्स लिखते हैं। उन सबका क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। अच्छा याद करो, प्रीफिक्स में क्या क्या आता था? सब्स्टिट्यूएंट आता था, बाईसाइक्लो, साइक्लो, स्पाइरो, ये सब आते थे। तो मतलब बात ये हुई कि सर आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हो कि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होंगे, वो कहीं ना कहीं किसकी तरह यूज होंगे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और सब्स्टिट्यूएंट में तो आप हमेशा उसको, जैसे कार्बन था तो मिथाइल लिखते थे, ब्रोमीन था तो ब्रोमो लिखते थे, आयोडीन था तो आयोडो लिखते थे। मतलब सर इस अल्कोहल का भी कोई नाम होगा क्या? इस OH का भी कोई प्रीफिक्स होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यही प्रीफिक्स हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, और फिर देखो आप यूं नाम लिख दोगे भाई साहब, यूं। चलिए, अब मैं आपको एक एक फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके साथ फिर मैं आपको एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कौन आता था? कार्बोक्सिलिक। इसका मतलब सबसे पहले क्या सीखने वाला है? कार्बोक्सिलिक के बारे में सीखने वाला है। तो देखिएगा जरा, कार्बोक्सिलिक की बात करें तो यहां पर जो हम सफिक्स लिखते थे, मेन सफिक्स लिखते थे, याद करो सफिक्स था अपने पास ओइक एसिड।
क्या था मेरे पास? ओइक एसिड। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मान लो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो, अगर मान लो ये किसकी तरह यूज हो? सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज होगा ना बेटा, तो फिर इसका जो नाम होगा ना वो होता है कार्बोक्सी। देखो क्या बोलते थे अपन? कार्बोक्सिलिक बोलते थे कि नहीं बोलते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रीफिक्स क्या होता है? पहले लिखा हुआ। तो पहले कौन आता था? कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सी। मतलब देखो याद करना कितना इजी हो गया, कार्बोक्सी बोलते थे, ठीक है। और बाद में क्या था? ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। तो वो हो गया सफिक्स, क्योंकि सफिक्स कब लिखते हो? बाद में लिखते हो। तो ये इजी हो जाता है याद रखना। अब मैं इसके एग्जांपल तुम्हें बताता हूं किस तरीके के एग्जांपल बनते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप तुमने सीख रखे हैं कि नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड सेट किया, यहां मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड सेट किया, और एक बार मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड सेट किया, जिससे आप डायरेक्ट इसको कुछ और नाम ना बोल पाओ। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसको लगाया। अब जरा पहचानते हैं, पहले इसको लिखने का तरीका पहचानते हैं। यार एक बात बताओ, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो सर आपने कहा था कि कार्बोक्सिलिक में जो नंबर शुरू होता है वो इसी से शुरू होता है, इसी को नंबर 1 देते हैं। अब सर अगर मैं नंबर 1 मान लो दे भी देता हूं, तो मैं मेन चेन में कहीं ना कहीं 2 कार्बोक्सिलिक को ही ले पाऊंगा, तीनों को तो नहीं ले पाऊंगा। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि यार 3 एक साथ कवर कैसे कर लोगे यार? ऐसे मुड़ के थोड़ी आ जाओगे, खुद की मर्जी थोड़ी। भाई रूल कहता है एक एंड से दूसरा एंड, ये नहीं बीच में घूमते हुए चले गए थोड़ा और बाहर घूम के फिर चले आए। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मैंने यहां पर थोड़ा सा स्टॉपेज लिया, मैंने चेक किया कि यार लॉन्गेस्ट चेन कहां मिल रही है। तो बोले यार दोनों तरफ सेम लेंथ मिल रही है। तो जब दोनों तरफ सेम लेंथ मिल रही है, इसका मतलब किसी एक को अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, तो अब मेन नंबरिंग क्या होगी? 1 2 3 4 और 5, यही तो होगी मेन नंबरिंग। अच्छा ठीक है सर, लेकिन सर 3 के बारे में तब तो पूरा ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। जैसे आप बताते थे मिथाइल इथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, रूट चेन की बात करते थे आप, यही यहां करना है। मतलब कहीं ना कहीं मेन चेन का जो नाम आएगा ना, 2 कार्बोक्सिलिक है तो डाई ओइक ऐसा आ जाएगा। जैसे डाई ईन आता था, डाई आइन आता था, डाई ऑल आएगा, डाई अमाइन आएगा, वैसे डाई ओइक भी आ सकता है, क्योंकि 2 एसिड है तो क्या होगा? डाई ओइक। बस पोजीशन बतानी होगी कि 1,5 पे है। अच्छा 3 पे क्या लिखे, ये मेन कहानी है, यही मेन टास्क है अपना 3 पे लिखने वाला। तो यार एक बात बताओ जरा, जब अपन ऐसा कुछ यहां पर चेन लेते थे और हम इसे लिखते थे, तो याद करो पहले तुम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते थे, फिर इसकी मेन चेन का नाम लिखते थे। मतलब पहले तुम मिथाइल लिखते थे, देन मेन चेन इथाइल लिखते थे। सही बात है क्या? यही तो लिखते थे, मिथाइल इथाइल। यार यहां पर अगर मैं मेन चेन की बात करूं तो ये तो एक मेन चेन 1 कार्बन की हो गई। सर आप इसे क्यों नहीं जोड़ रहे हो? इसको भी जोड़ लो, एथेनोइक बोल दो इसको। अरे यार एथेनोइक कैसे बोल सकते हो? कार्बोक्सिलिक एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ओइक तो यूज कर ही नहीं सकते हो। क्या यूज करोगे? कार्बोक्सी। और कार्बोक्सी अपने आप में इस पूरे का नाम है। जब इस पूरे का नाम तुम बोल ही रहे हो, जब इस पूरे का नाम तुम बोल ही रहे हो, तो तुम ये बताओ तुम इसको कैसे अलग से लिखोगे या एक साथ लिखोगे? अलग से लिखोगे। और जब अलग से लिखोगे तो यार इसी को तो नंबरिंग दोगे, इसको थोड़ी दोगे। फिर भाई तुमने नंबरिंग भी दे दी, इथाइल इथेनोइक भी लिख दिया और कार्बोक्सी भी लिख दिया, तो कहीं ना कहीं तुमने 3 कार्बन को बोल दिया। एथेन भी बोल दिया, कार्बोक्सी भी, 3 आ गए, लेकिन यहां तो 2 ही थे। तो जब कार्बोक्सी बोल रहे हो तो ये भी तो सोचो कि यार इस कार्बन के साथ इसको जोड़ना नहीं चाहिए, यही रूल कहता है। तो अब ध्यान से सुनना नाम, कार्बोक्सी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन। तो बेटा इसका बहुत प्रॉपर नाम हो गया, जो कि बिल्कुल सीखने वाला नाम है, इसका नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। क्या नाम हो गया? कार्बोक्सी मिथाइल। तो ये समझ में आ गया कि सर इस तरीके की कहानी में ऐसा वर्ड यूज तब कर पाते हैं कि कार्बोक्सी मिथाइल नाम की कोई चीज है। ठीक है, चलो एक और। तो अब नाम क्या लिखे सर? पूरा नाम तो बता दो। तो भैया 3 पे लगा हुआ है ये, तो पूरा नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल। फिर बताओ मेन चेन कितने की है? मेन चेन कितने की है? 5 की। 1,5 पे ओइक एसिड है, तो पेंट एन है तो एन 1,5 डाई ओइक एसिड।
ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, ये है इसका पूरा नाम। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूं ना, तब जाके क्लियर समझ में आता है कि यार ये पॉइंट यहां छुपा हुआ था। समझ रहे हो? अगर तुम इसको इथेनोइक टाइप का कुछ लिखते ना, तो तुम कार्बोक्सी का यूज ही नहीं कर पाते। यही मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, देखो एक और देखो जरा। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक है, और मैंने यहां पर भी कार्बोक्सिलिक लगा दिया। अब एक बात तो समझ में आती है कि जब मैं मेन चेन सेलेक्ट करूंगा तो उसमें तो मैं 2 ही एसिड को रख सकता हूं, 3 को तो नहीं रख पाऊंगा। अब 2 को रखूं और लॉन्गेस्ट चेन, तो ये तो दिख रहा है कि इस वाले गैप से इसे पे नहीं जाना चाहिए, इस पे जाना चाहिए, मतलब ये है लॉन्गेस्ट चेन। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब बात आती है सर नाम कैसे लिखें, और नाम से पहले नंबरिंग किधर से करें? तो यार इनको तो 1 और लास्ट वाला नंबर ही मिल रहा है, दोनों तरफ से मिलेगा। इसका फायदा कर दो ना, पास वाले को कर दो। तो यहां से नंबरिंग शुरू कर देते हैं 1 2 3 4, क्योंकि यहां से 5 आता, 1 2 3 4 5 दूर आता, इसीलिए मैंने इस साइड से नहीं इस साइड से की है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि मैंने इस साइड से क्यों की। अब बात आती है कि सर जरा रूट वाला बता दो नाम, बस इसी में कंफ्यूजन हो रहा है। ये है मेन चेन, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट, ये रहा इथाइल, ये रहा कार्बोक्सी। पहले क्या लिखते हो? पहले लिखते हो इसका सब्स्टिट्यूएंट, फिर लिखते हो इसका मेन चेन। इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा कार्बोक्सी इथाइल। अब समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा मेरे ख्याल से, सही है क्या? चलो, तो ये किस पे लगा था? 4 पे, तो 4 पे लिख दिया। पूरा क्या होगा? पूरा होएगा सर 8 है, 8 को बोलते हैं ऑक्ट। एन है सर, तो एन लिख दिया। 1,8 डाइओइक एसिड लिख दिया सर, डाइओइक एसिड, ये है इसका नाम। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको ये अब क्लियर होने लग गया कि सर ये आप पॉलीफंक्शनल जो बता रहे थे ना, अब ये समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक चीज यहां पर आपको सिखा देंगे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सल्फोनिक एसिड। अब देखिए सल्फोनिक को यूज कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर सल्फोनिक एसिड है तो यार सल्फोनिक एसिड अपने आप में सफिक्स क्या है? अपने आप में सफिक्स है सल्फोनिक एसिड, ये हमने पढ़ा हुआ है सल्फोनिक एसिड। और अगर मुझे पास सल्फोनिक एसिड के अलावा कोई एसिड लगा दो, तो इससे भी तगड़ा एसिड लगा दो, तो कार्बोक्सिलिक लगा दो, तो तब तो सर कार्बोक्सिलिक का प्रीफिक्स लिखोगे। तो फिर सल्फोनिक को क्या लिखोगे? इसका मतलब इसका प्रीफिक्स भी बताओ सर, तब भी समझ में आ सकता है कि हम क्या लिखेंगे। तो इसका प्रीफिक्स है सल्फो। इसका प्रीफिक्स क्या है? सल्फो। सल्फो बोलते हैं, बहुत इजी हो गया नाम। देखो सल्फोनिक, सल्फोनिक का शुरुआत वाला वर्ड क्या है? सल्फो। ले भाई साहब, अब पूछो सर खटाखट क्वेश्चन। देखो जरा, यहां पर मैंने क्या किया, एक तगड़ा एसिड लगाया कार्बोक्सिलिक, और एक मैंने यहां पर सल्फोनिक भी लगा दिया SO3H। तो मैं सल्फोनिक तो सफिक्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि सबसे मेन प्रियोरिटी इसकी है। तो सर मेन प्रियोरिटी इसकी है, तो इसके ही रूल लगेंगे, और इसका रूल कहता है कि नंबरिंग यहीं से शुरू होगी। अब इसको नंबरिंग क्यों दूंगा सर मैं? ये तो पूरा पूरा सल्फो लगा हुआ है ना, तो भैया 4 और 5। अब इसको इतनी वैल्यू देनी है जो आप प्रीफिक्स को देते थे कि लॉन्गेस्ट चेन और ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आप सिर्फ इसको उतनी ही वैल्यू दोगे जितना आप इसके सब्स्टिट्यूएंट को देते थे। ठीक है सर, यहां की बात करते हैं, क्या लिखोगे, नाम क्या लिखोगे सर, ये बताओ पहले आप। तो नाम की बारी करें तो बेटा यहां 3 पे क्या लगा है? सब्स्टिट्यूएंट सल्फो। तो क्या आ गया? 3 सल्फो। 3 पे क्या लगा है? सल्फो। कितने का एसिड है? 5। इसका मतलब पेंट एन ओइक एसिड। ये लो सर, ये है इसका नाम। अब बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये है कहानी इसकी। तो अगर ये चीज क्लियर हो जाए ना कि किस तरीके से अपन नाम लिखेंगे, किस तरीके से अपन इसको समझेंगे, तो फिर कहानी में कोई भी टफनेस नहीं रह जाती, बिल्कुल इजी सी मेथड लगती है फिर ये। ठीक है, तो चलो अब सल्फो तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो गया है, इसके आगे बढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, चलो आगे वाला जो पार्ट है ना, ये है अपने आप में एग्जाम में आने वाला पार्ट। ये जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये अपने आप में एग्जाम में आने वाला पार्ट है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। बात करें यहां एस्टर की, किसकी बात कर रहे हैं? एस्टर। कैसा दिखता है एस्टर? एस्टर में कोई ग्रुप होगा जिससे जुड़ा होगा कार्बोनिल और OR ग्रुप। एक बात बताओ सर, आपने तो हमेशा सिर्फ इसे सफिक्स के बारे में बताया है आज तक, प्रीफिक्स के बारे में तो आपको नहीं बताया।
कि प्रीफिक्स क्या होगा। तो यार सफिक्स तो चलो क्लियर है, और सफिक्स यूज कब करते हैं ये भी क्लियर है कि यार सफिक्स तो तब यूज करते हैं जब सिर्फ यही मेन फंक्शनल ग्रुप हो। तो नाम तो बहुत सिंपल से लिखते थे, याद करो OH, ऐसे OH बोलते थे, क्या बोलते थे OH, कार्बोक्सिलेट OH, याद करो सफिक्स में क्या लिखते थे OH। और आपको यह भी नाम याद आ रहा होगा कि इसके पैटर्न को कैसे लिखते थे, याद करो इसके पैटर्न को लिखते थे आप एल्काइल एल्केनोएट, इसको नंबर देते हुए एल्काइल एल्केनोएट लिखते थे आप। क्या नाम लिखते थे, एल्काइल एल्केनोएट लिखते थे। ये हमने काफी एग्जांपल कर रखे हैं, लेक्चर नंबर 2 में फुल निपटा रखा है इसको। तो अगर गलती से छूट गया है तो लेक्चर नंबर 2 जरूर देख ले बेटा, आपका भला हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो जरा आगे की कहानी देखो। अब मान लो सर ये सफिक्स ना लगकर एक प्रीफिक्स की तरह लगाओ, प्रीफिक्स की तरह लगाओ। क्या कह रहे हो आप सर, ये प्रीफिक्स की तरह कैसे लगेगा, कैसे लग सकता है ये प्रीफिक्स की तरह? तो बेटा कुछ इस तरीके से लग सकता है। मान लो मेरे पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने पहले ही दे दिया, पहले ही अटैच कर दिया, तो अब तुम जो भी लगाओगे वो मेन फंक्शनल ग्रुप तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मेन फंक्शनल ग्रुप तो कौन हो चुका है, कार्बोक्सिलिक हो चुका है। तो बाकी के जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उनकी वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की होगी। तो नाम कैसे लिखेंगे उस सब्स्टिट्यूएंट का, यही मेन कहानी है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते कैसे। तो ये चीज कहानी में ये आती है बेटा कि हो सकता है ये एस्टर कार्बोनिल से जुड़ा हो और कुछ ना कुछ OR लगा हो, या फिर सर ये ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन और कार्बोनिल से जुड़ा हो। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि ये भी तो एस्टर ही है, या तो ये ऐसे जुड़ा होगा या तो सर ये ऐसे जुड़ा होगा। यही दो तरीके हो सकते हैं जुड़ने के, क्योंकि एस्टर का यही तो फॉर्मेट है, या तो यहां से जुड़ जाओ या तो यहां से जुड़ जाओ। अब दोनों के नाम अलग अलग होंगे, एक नाम तो नहीं हो सकता। तो अब क्या होता है इसमें जो हम नाम लिखते हैं ना, उसमें खास बात आती है थोड़ा पुराने रूल की, ध्यान देना जरा। तुम एक चीज बताओ, जब तुम मिथाइल इथाइल लिखते थे तो क्या तुम सबसे पहले उसका नाम लिखते थे जो सब्स्टिट्यूएंट था, और लास्ट में उसका नाम लिखते थे जो डायरेक्ट जुड़ा होता था? लास्ट में तुम उसका नाम लिखते थे जो डायरेक्ट जुड़ा होता था। पहले तुम उस वाले से जुड़े वाले का नाम लिखते थे, फिर तुम लास्ट में उसका नाम लिखते थे जो डायरेक्ट जुड़ा होता था। यही तो रूल कहता है। तो इस तरीके से अगर मैं इस वाले का नाम लिखता तो यार डायरेक्ट किससे जुड़ा है, कार्बोनिल से। डायरेक्ट किससे जुड़ा है, कार्बोनिल से। और इधर क्या है, इधर है OR। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कार्बोनिल बाद में लिखा जाएगा और ये OR का नाम पहले लिखा जाएगा, यही कहना चाह रहे हो आप। तो एक छोटा सा बात बताता हूं मैं आपको। जैसे OH को तुमको याद होगा हाइड्रोक्सी बोलते हो, क्योंकि हाइड्रोजन लगा है, तो OH को तो तुम हाइड्रोक्सी बोलते हो। और अगर OR लगा हो तो R को तुमने नाम दिया था एल्क, R को तुमने नाम दिया था एल्क। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोक्सी, तो एल्केन से एल्कोक्सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ आप, हाँ या ना? इसका मतलब इसका नाम तो आएगा एल्कोक्सी से, और कार्बोनिल को तो सर कार्बोनिल ही बोलते हो, तो इसका नाम आ जाएगा कार्बोनिल से। तो बताओ पूरा नाम क्या होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या नाम होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ये है इसके प्रीफिक्स का नाम जब ये कार्बोनिल से जुड़ा हो और OR उसके बाद जुड़ा हो। क्योंकि मेन बात बताओ, तुम बाद में उसका नाम लिखते हो जो डायरेक्ट जुड़ा होता है। बाद में तुम किसका नाम लिखते थे, याद करो, अभी बताया था अभी। बाद में तुम इथाइल ही लिखते थे, पहले मिथाइल लिखते थे फिर इथाइल लिखते थे। मतलब बाद में तुम उसका नाम लिखते हो जो डायरेक्ट जुड़ा होता है। यही रूल कहता है, और इसी रूल से देखना फटाफट हो जाएंगे सारे के सारे, फटाफट। और याद रखना, मैं कह रहा हूं ना, इतना ईजी है ना, क्योंकि समझ के याद कर रहे हैं यार, रट के याद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ईजी होता है पढ़ना। एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्यों? क्योंकि कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा था, तो कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब बात करते हैं इसकी, देखो जरा ऊपर वाले को। अब सर यहां बताओ, यहां तो सर ऑक्सीजन से जुड़ा है डायरेक्ट, ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो क्या लास्ट में ऑक्सीजन बोलोगे? ऑक्सीजन तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया। जब भी ऑक्सी वर्ड यूज किया है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एल्कोक्सी एल्केन और ऑक्सीजन। तो सिर्फ ऑक्सीजन हो तो कहीं ना कहीं बाद में क्या आना चाहिए,
ऑक्सी ग्रुप आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर इसका नाम क्या होएगा? तो इसका नाम होता है बेटा कार्बोनिल, है ना ये, और भी एल्केन से कनेक्टेड है, तो नाम आता है, थोड़ा सा अच्छा सा नाम है, एल्केनॉइल, एल्केनॉइल ऑक्सी। ऑक्सी बाद में क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्टेड था। एल्केन से कार्बोनिल है, एल्केन से कार्बोनिल है, तो एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या नाम लिखोगे? एल्केनॉइल ऑक्सी। अभी एग्जाम्पल करोगे ना, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं, एग्जाम्पल से मजा आ जाएगा। एल्केनॉइल ऑक्सी कैसे? ऑक्सी से डायरेक्ट जुड़ा है और एल्केनॉइल है ये, तो एल्केनॉइल ऑक्सी। नंबर यहीं से देना बेटा, जिससे कि पूरी चेन सेलेक्ट हो और नाम लिख सको एल्केनॉइल ऑक्सी। इसमें कार्बोनिल से डायरेक्ट था तो कार्बोनिल आ गया, और ऑक्सीजन से है तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। जरा एक एग्जांपल करते हैं बेटा, एग्जांपल करेंगे तो और मजा आ जाएगा। देखो ये रहा कार्बोक्सिलिक, ये रहा ऑक्सीजन से कनेक्टेड, कार्बोनिल से कनेक्टेड एक कार्बन, और यहां पे मैंने जोड़ा कार्बोनिल से कनेक्टेड, ऑक्सीजन से कनेक्टेड इथाइल, 2 कार्बन। ठीक, अब जरा नाम देखियो। नाम मुझे इतना पता है कि रूल तो कार्बोक्सिलिक का ही चलने वाला है, क्योंकि मेन कौन है? कार्बोक्सिलिक है। 1 2 3 4। मैं इसको क्यों दूंगा? जब इसका पूरा नाम मेरे पास है, तो पूरा नाम जब है मेरे पास, तो फिर मैं इसमें नंबरिंग क्यों दूंगा? मेरे पास तो पूरा नाम पड़ा हुआ है ना, यूज करूंगा मैं उसको। अभी देखो, तो बात आई कि यार यहां जो है ना, ये पेंटेनोइक है, ये तो कंफर्म है। बस ये 3 और 4 का नाम लिखना सीख जाऊं। तो अल्फाबेट तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले नाम लिखना सीख लेते हैं। अल्फाबेट चेक कर लेंगे अपन और उसके हिसाब से नाम लिख देंगे। यार 3 के ब्रैकेट में जो नाम आना चाहिए ना, उसमें बाद में तो ऑक्सी आएगा, तो और आपने कहा था इसको नंबर देते हुए नाम लिख देना एल्केनॉइल ऑक्सी। आपने यही कहा था कि इसका नाम लिख देना एल्केनॉइल ऑक्सी। अब ये 2 कार्बन का है, तो सर एथेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। यही कहना चाह रहे हो सर? बिल्कुल सही, यही कहना चाह रहा हूं मैं। अब इसका नाम देख लेते हैं। तो सर आपने कहा था कार्बोनिल है तो लास्ट में आएगा, और इसको बोलते थे सर एल्कोक्सी, मतलब आपने ऐसा कहा था एल्कोक्सी कार्बोनिल इसका नाम होगा। तो सर एल्कोक्सी में एल्क तो 2 कार्बन का है, तो सर नाम है इथॉक्सी कार्बोनिल। अब बताओ मुझे जरा कि मेरे पास एथेनॉइल और इथॉक्सी में पहले किसको लिखना चाहिए? यहां तक सेम है, एथ तक, फिर ए आ रहा है और ओ आ रहा है, तो पहले कौन आएगा? ए। मतलब अल्फाबेट जहां तक बराबर जा रहे हैं वहां तक बराबर जाओ, आगे चेक कर लो, कहीं ना कहीं तो डिफरेंस मिलेगा ना। तो अब जो इसका प्रॉपर नाम आएगा ना, वो आएगा 3 के ब्रैकेट में सबसे पहले एथेनॉइल, क्योंकि 2 कार्बन का एल्केनॉइल है, एथेनॉइल ऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन बाद में जुड़ा है। 4 के ब्रैकेट में जो चीज बाद में आएगी, क्या वो डायरेक्ट जुड़ी है? मतलब कार्बोनिल, इसीलिए लिखा था इथॉक्सी कार्बोनिल। तो 4 के ब्रैकेट में आएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। ये हो गया इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब जो मेन चेन है ना, मेन चेन तो पेंटेनोइक है सर, बिल्कुल इजी है, तो लिखना ही बिल्कुल इजी है, तो लिख दो भाई पेंटेनोइक एसिड। अब बताओ आपको लिखना आ गया कि नहीं आ गया? ये है तरीका लिखने का। एक एग्जांपल और करते हैं सर, मजा आएगा। एक एग्जांपल और करते हैं। इसको तो याद करो क्या लिखते थे। अगर डायरेक्ट जुड़ा होता था तो आपको बताया था मैंने कि नंबर यहां से नहीं, इसको ऐसे लिखते थे, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करो, लेक्चर नंबर 2 का पार्ट है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर कुछ थोड़ा सा चेंज किया है चीजों को। क्या चेंज किया है? मैंने चेंज कुछ ऐसे किया कि कार्बोक्सिलिक तो मेन फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैंने, यहां लगा दिया मैंने सल्फो, लो दोनों को यूज करते हैं। यहां लगा दिया मैंने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बोनिल और 3 कार्बन ये, और यहां से मैंने लगा दिया कार्बोनिल ऑक्सीजन से जुड़कर ये। चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, इस लेक्चर में आप हर एक का नाम लिखना सीख जाओगे, ये कंफर्म है भाई, ठीक है? तो जरा ध्यान से देखना। क्या मुझे पता है कि मेन चेन तो सर सेलेक्ट करना बहुत इजी है, यहीं से नंबरिंग जाएगी। कहां से जाने वाली है नंबरिंग? नंबरिंग तो सर यहीं से जाने वाली है।
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, क्योंकि सर आपने ये कहा था कि सब्स्टिट्यूएंट पास आने चाहिए, इनके नियरेस्ट लोएस्ट पोजीशन होनी चाहिए, यही आपने कहा था रूल में, यही हम फॉलो कर रहे हैं। मेन का नाम भी सर आपने बता दिया, मेन का नाम तो बहुत इजी हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके नाम और डिस्कस कर लेते हैं। क्या इसको आपने डायरेक्ट सल्फो बोला था? इस पे ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसको नंबर 1 देते हुए आपने बताया था एल्केनॉइल ऑक्सी, तो सर इसका नाम हो गया प्रोपेनॉइल ऑक्सी। क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉइल ऑक्सी। इसका और बता दो सर। सर ये है कार्बोनिल जो कि डायरेक्ट जुड़ा है, आपने कहा था ये बाद में आएगा, और ऑक्सी है 2 कार्बन का, तो सर इसका नाम है इथॉक्सी कार्बोनिल। क्या नाम है इसका? इथॉक्सी कार्बोनिल। तो ये है 3 के ब्रैकेट में, और ये है 4 के ब्रैकेट में, और ये है 2 के ब्रैकेट में, और ये रहा मेजर नाम। पूरा नाम चलो यही बता देते हैं। सबसे पहले ई मतलब 4 के ब्रैकेट में इथॉक्सी कार्बोनिल, फिर 3 के ब्रैकेट में प्रोपेनॉइल ऑक्सी, फिर 2 के ब्रैकेट में सल्फो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये है प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस सेशन चाहिए इस लेक्चर में, ऐसा प्रैक्टिस सेशन यहां पे कराया जा रहा। तो लेक्चर का मेन मोटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल इतने अच्छे कराए जाएं कि जेई में जो क्वेश्चन आ रहे हो ना, वो भी आपसे यूं सॉल्व होने चाहिए, यूं। इतना तगड़ा करना है अपने को, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। अब इसको सीख लेते हैं कि एसिड हैलाइड को नाम, मेन नाम तो हमको पता है सर, लेकिन हमको ये नहीं पता कि जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा तो क्या लिखेंगे। मैं बताएंगे, अपन बताएंगे इसको, यार टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो देखो, तो एक बात तो समझ में आती है कि सर आपने ये कहा था COCl लेकर चलते हैं, इजी हो जाएगा याद रखना। तो आपने कहा था कि सर इसमें जो नाम आता है ना, ये पूरा नाम तो कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड। और मुझको बताया कि ये तब यूज करते थे जब साइक्लिक से डायरेक्ट जुड़ा होता था। फिर सफिक्स में आपने कहा था जब ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो तो आता था ऑयल क्लोराइड या ऑयल हैलाइड, और यहीं पर ऑयल हैलाइड की जगह में क्या लिख सकता था? ऑयल क्लोराइड लिख सकता था। अब आता है कि यार इसमें क्या लिखोगे जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। जब ये किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह। तो बड़ा एक बात बताओ, एकदम इजी करते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तगड़ा वाला, और इसको लगाते हैं COCl यहां पे। एक बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज को देखूं तो क्या तुमने डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज को बाद में लिखना सीखा था? यही तो सीखा था कि डायरेक्ट जो जुड़ा हो उसको हमेशा कहां लिखते हैं? बाद में। मतलब कार्बोनिल का प्रोनाउंसिएशन तो बाद में आएगा। तो सर क्लोरीन को क्या बोलते थे? आप याद करो, हैलोजन को हेलो बोलते थे, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, तो भैया नाम हो गया क्लोरो कार्बोनिल। क्या नाम हो गया? क्लोरो कार्बोनिल। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर अगर मैं सभी प्रीफिक्स को लिखना चाहूं तो क्लोरो मतलब हेलो, क्योंकि किसी भी हेलोजन को लिख सकते हैं, हेलो कार्बोनिल। कार्बोनिल को हेलो बोल दो आप, हेलो कार्बोनिल, ठीक है। चलिए ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अच्छा नाम बता दो चलो। 1 2 3 4 5। 3 के ब्रैकेट में है क्लोरोकार्बोनिल, देन पेंटेनोइक एसिड, तो क्या लिखोगे? 3 के ब्रैकेट में क्लोरोकार्बोनिल, देन पेंटेनोइक एसिड। ये हो गया इसका पूरा नाम। ये है लिखने का तरीका। मतलब अब आपको ये समझ में आ गया कि हेलो कार्बोनिल जैसी चीज को किस तरीके से हम यहां पर सेट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला फंक्शनल ग्रुप है CONH2। इसका अगला फंक्शनल ग्रुप है CONH2। देखिए क्या होता है सर, ये तो मुझे पता है कि अमाइड जो है ना, वो तो इसको हम डायरेक्ट बोलते थे सफिक्स के फॉर्म में। जब ये सफिक्स की तरह एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो हमें पता है कि इसको यूज कैसे करते थे, इसको यूज करते थे अमाइड की तरह। लेकिन अगर मान लो ये इससे भी तगड़े फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो फिर तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, कोई और रहेगा जो तगड़ा वाला है, और कोई और रहेगा जो तगड़ा वाला है। तो इसको क्या लिखूंगा? तो इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम होगा, कोई प्रीफिक्स वाला नाम होगा। बिल्कुल सही। तो इसके प्रीफिक्स में जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं बेटा CONH2 डायरेक्ट जुड़ा है किसी से। तो याद करो, इसको तुम अमीन बोलते थे और इसको कार्बोनिल बोलते थे। तो एक नाम तो इसका है अमीनो कार्बोनिल, आप बोल सकते हो,
लेकिन इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट नाम है ना, जो ज्यादातर यूज होता है, इसको मिला के देखो तो इसका पूरा नाम होता है कार्बामॉयल। कार्बामॉयल, इसका पूरा नाम होता है कार्बामॉयल। तो ये नाम ज्यादा चलता है, लेकिन इसको आप देख सकते हो आराम से लिख सकते हो। कहीं कहीं इसको अमीडो भी बोला गया, सीधे अमीडो, अमाइड है अमीडो बोल दिया। यूज करते हैं जरा एक फंक्शनल ग्रुप के साथ यूज करते हैं, चलो COCl के साथ यूज कर लेते हैं, इससे तगड़ा ही तो है, COCl के साथ यूज कर लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी COCl वाले की। देखो जरा, CONH2 मैंने यहां लगा दिया कुछ इस तरीके से, CONH2, ये है अपने पास CONH2। चलो नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले बताओ जरा, नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग में सबसे पहला नंबरिंग तो इसे ही देना चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है। जब इसका पूरा पूरा नाम अपने पास है तो नंबर देने की जरूरत तो नहीं है, वहीं तक छू के चला जाएगा बाहर से। नाम आता है कार्बामॉयल। नाम क्या आता है? कार्बामॉयल या अमीडो, या एक तगड़ा नाम बताया था क्या, अमीनो कार्बोनिल। तो तीनों चारों नाम लिख सकते हो, कार्बामॉयल भी लिख सकते हो, अमीनो कार्बोनिल भी लिख सकते हो। तो इजी अपने आप से बनाया हुआ है, और अमीडो है तो अमाइड है तो अमीडो हो गया। तो मैं कार्बामॉयल ज्यादा यूज करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे जरा, इसको लिखोगे 3 के ब्रैकेट में कार्बामॉयल, और फिर देखो लिखा हुआ है पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, एन है, और याद करो इसको बोलते थे ऑयल हैलाइड। क्या बोलते थे? ऑयल हैलाइड, यही तो इसका सफिक्स था। इसका मतलब पेंटेनॉयल क्लोराइड। ये देखो इजी हो गया, एकदम परफेक्ट नाम हो गया। तो इस तरीके से हम किसी अमाइड का प्रीफिक्स नाम ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक मिक्स एग्जांपल करते हैं, सबको लगाते हैं इसमें, सबको लगाते हैं, जिससे याद भी हो जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। ये रहा सल्फोनिक, अल्फाबेट आप सेट करोगे, मैं सबका नाम बताऊंगा। ये रहा ऑक्सीजन के साथ कार्बोनिल, और रूट चेन भी डालते हैं, चलो मजा आएगा, रूट चेन भी डालते हैं। कार्बोनिल, ऑक्सीजन, ऐसा। ये रहा COCl, और ये रहा CONH2। जरा इतने फंक्शनल ग्रुप में अभी मैंने आपको सिखाया था, जरा एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितना याद है आपको। इन सभी फंक्शनल ग्रुप में सबसे तगड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। फिर कौन सा आता था? सल्फोनिक। सल्फोनिक के बाद कौन सा आता था? एस्टर। अब कोई भी एस्टर ले लो। फिर आता था एसिडाइड, फिर आता था अमाइड। देखो याद भी होता जा रहा है, देख रहे हो लेक्चर के साथ साथ चीजें कितनी सही प्रिपेयर होती जा रही हैं, यही है इसका मजा, ठीक है। देखिए तो बात करें तो यहां पर है कार्बोक्सिलिक का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं सिर्फ और सिर्फ नाम लिख रहा हूं, ब्रैकेट वाला अल्फाबेट वाला काम आप देखोगे। इसको बोलेंगे सल्फो, क्योंकि अब ये क्या हो गया? सल्फो हो गया। सल्फो के बाद इसको बोलेंगे, जरा इसका नाम देखो, ऑक्सी से डायरेक्ट जुड़ा है तो इसका नाम ऑक्सी तो बाद में आएगा, यहां से नंबर डालो, और लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए रूट का नाम देखो जरा, यहां है मिथाइल और ये है प्रोपेनॉइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल, लेकिन एक और चीज लगा दी है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल ऑक्सी। देखो पूरा नाम आ गया, और ये किसके ब्रैकेट में है? ये है 5 के ब्रैकेट में। तो पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है कि 5 के ब्रैकेट में एक प्रोपेनॉइल है जिसके 2 पे मिथाइल लगा है और ऑक्सी से डायरेक्ट कनेक्शन है। कितना सिंपल, नाम को समझा भी दिया, 2 मिथाइल प्रोपेनॉइल ऑक्सी, सिंपल। यहां देखो जरा, इतना पता है कि कार्बोनिल का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आना चाहिए, 2 कार्बन का ऑक्सी है। अरे ये तो बहुत इजी है सर, इथॉक्सी कार्बोनिल बोलना चाह रहे हो आप, इथॉक्सी कार्बोनिल। किसके ब्रैकेट में है? 7 के ब्रैकेट में। बाकी नाम कितने इजी है देख लेते हैं, वो भी जरा देख लेते हैं। ये देखो सर, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो, अमीडो भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? कार्बामॉयल भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? अमीनो कार्बोनिल भी लिख सकते हो, क्योंकि अमीनो डायरेक्ट कौन जुड़ा है? कार्बोनिल। अमीनो कार्बोनिल भी जोड़ सकते हो। ये किसी भी एक नाम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। किसके ब्रैकेट में? 6 के ब्रैकेट में। जरा 8 के ब्रैकेट का नाम देख लो,
डायरेक्ट जुड़ा है कार्बोनिल से लेकिन है क्लोरो का, इसका मतलब ये है क्लोरोकार्बोनिल। एकदम सिंपल हो गया। और लास्ट में 9 है तो नोनेनोइक, देखो नोनेनोइक, नॉन एनोइक, नोनेनोइक एसिड, खत्म, नाम हो गया। तो ये है पूरा प्रैक्टिस सेशन जिसमें हम 5 फंक्शनल ग्रुप को एक साथ लेते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा अगला पैटर्न देखते हैं, अगला फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं कि जब CN वगैरह हो तो क्या लिखते हैं। CN में आता है, इसको बोलते थे नाइट्राइल, याद करो, इसको बोलते थे नाइट्राइल। मतलब अगर मेरे पास कोई CN नाइट्राइल जैसा फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें सफिक्स में हमेशा क्या आता है, नाइट्रोजन वाले हमेशा देखो अपना नाम लेकर चलते हैं। मतलब नाम में भी क्या आएगा, सफिक्स के नाम में भी नाइट्राइल ही आएगा। मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप अगर ये है तो फिर नाइट्राइल ही लगने वाला है। ठीक है भाई, आप बात बताओ इसके प्रेफिक्स को क्या बोलोगे जब ये किसी तगड़े वाले के साथ लगाओ। जैसे ये लगा हो अमाइड के साथ, क्योंकि अमाइड से तो नीचे ही आता है ये। और याद करो अमाइड का क्या था, कार्बोक्सामाइड, याद है, याद है कि नहीं याद है, कार्बोक्सामाइड डायरेक्ट वाले को लिखते थे और इसको अमाइड को अमाइड ही लिखते थे। याद करो, एल्केन अमाइड, पेंटेन अमाइड, हेक्सेन अमाइड। और यहां मैंने तगड़े से लगा दिया नाइट्राइल को CN। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में जो CN का नाम आता है ना, वो इसका प्रीफिक्स आता है और वो आता है साइनो। वो क्या आता है, साइनो। देखो साइनो, CN बोलते ही समझ में आ रहा है, साइनो, CN, साइनो। तो क्या लिखोगे, जरा नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 3 के ब्रैकेट में लिखेंगे साइनो, क्योंकि 3 के ब्रैकेट में क्या लिखा है, साइनो। देन क्या लिखा हुआ है, पेंटेन अमाइड, पेंटेन अमाइड लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, पेंटेन अमाइड, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाले पे देखते हैं। आगे वाला है NC। NC को था आइसोनाइट्राइल, क्या था, आइसोनाइट्राइल। लेकिन जैसे नाइट्राइल का हो गया आइसोनाइट्राइल, तो साइनो का क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। मतलब NC के लिए जो आप प्रीफिक्स लिखने वाले हो उस प्रीफिक्स को आप कैसे लिखोगे, उस प्रीफिक्स को लिखोगे आप आइसोसाइनो, आइसोसाइनो लिखोगे। क्या लिखोगे आप, आइसोसाइनो। मतलब अब जरा ध्यान से देख लो जरा एक बार कि क्या कहना चाह रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू देख लो। इसको अपन क्या करते हैं, नाइट्राइल के साथ लेते हैं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो अब नाइट्राइल ही होगा, अभी देखा था अपन ने। और ये हो गया अपने पास सब्स्टिट्यूएंट। और नाइट्राइल का जो रूल होता है वो एक नंबर इसको देता है, क्योंकि ये 3 फंक्शनल टर्मिनल वाला है, तो नंबर 1 तो भैया इसी से होगा। तो 3 पे क्या लिखोगे, 3 का सब्स्टिट्यूएंट NC है, क्या आइसोनाइट्राइल लिखोगे, नहीं सर ये तो मेन सफिक्स आता था। तो क्या लिखोगे, इसका प्रीफिक्स आता है आइसोसाइनो। तो नाम आएगा 3 आइसोसाइनो। और 5 कार्बन है पेंटेन नाइट्राइल, क्योंकि भैया हमको पता है कि उसको तो नाइट्राइल ही बोलते थे चाहे सफिक्स में हो, तो पेंटेन नाइट्राइल उसका नाम हो जाएगा। ये है कहानी। तो कहानी में ये समझो कि हर एक चीज का नाम आप लिख भी पा रहे हो, नहीं सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। कॉपी किताब आप खोल के बैठोगे एकदम, भाई जो सर बता रहे हैं ना अपने को सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए पूरी तरीके से सुनना है बस। फिर देखो आपकी एक क्वेश्चन गलत हो जाए, मैंने बता देना आप आके कि गलत हो गया सर। ठीक है, ध्यान दो जरा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना एल्डिहाइड। नेक्स्ट अपना क्या है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को कैसे सेट करते हैं जरा ध्यान से देखना बेटा। ये जो पार्ट है ना, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब यहां से एग्जाम के पैटर्न में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए। जेईई के एग्जाम में यहां से वो कंफ्यूज करा सकता है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट आता भी है। इनके नाम कुछ ऐसे हैं ना बेटा कि हम कब किसका नाम यूज करें, कब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करें, यही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, जो कि यहां पूरी तरीके से आप क्लियर कर लो। ठीक है ना, चलिए तो बात करते हैं इसके सफिक्स की। तो सफिक्स तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि आपने सफिक्स पूरी अच्छे से पढ़ रखा है, और वो है अल। जैसे एल्केनल, जैसे ब्यूटेनल, प्रोपेनल, एथेनल, इस टाइप से हम इसको लिखते थे। बात तो फंसती है कि सर इसके प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं। तो बेटा प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि जब इससे भी तगड़ा फंक्शनल ग्रुप लग जाए, जब इससे भी तगड़ा फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो आप इसे प्रीफिक्स के लिए यूज करेंगे। अच्छा, प्रीफिक्स का मतलब क्या था? प्रीफिक्स का मतलब था जस्ट लाइक एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसकी वैल्यू कैसे होगी? जस्ट लाइक एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब ध्यान से जरा सुनिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं इसके प्रीफिक्स की, तो इसके प्रीफिक्स में 2 टाइप के नाम आते हैं।
एक आता है ऑक्सो और एक आता है फॉर्मिल। फॉर्मिल क्यों मैं बोल रहा हूं, आपने सुना होगा फॉर्मल्डिहाइड के नाम से। एक कार्बन का एल्डिहाइड जो होता है उसे फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, आपने ये सुना होगा, इसीलिए मैं यहां यूज कर रहा हूं ऑक्सो और फॉर्मिल। अब कब ऑक्सो यूज करते हैं, कब फॉर्मिल यूज करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने क्या किया, मैंने इस जगह पर CHO ग्रुप लगा दिया है, ठीक, मैंने यहां पर क्या लगा दिया, CHO ग्रुप लगा दिया है। अब बात आती है कि सर कब कौन सा नाम यूज करेंगे। आपको इतना पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, आपको ये नॉलेज है कि मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पर CaOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रूल क्या कहते हैं कि नंबरिंग यहीं से शुरू होती है, इसका मतलब 1 2 3। अगर मैं इसे 4 दे देता हूं, अगर मैं इसे नंबरिंग में इंक्लूड कर देता हूं, तो नंबरिंग में इंक्लूड करने से 4 पे जो नाम आएगा उसे बोलेंगे ऑक्सो। उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सो। मतलब अगर नंबर में इंक्लूड होगा तो नाम क्या आता है, ऑक्सो। क्योंकि फॉर्मिल का जो नाम है ना बेटा, फॉर्मिल मुझे एक कार्बन को बताता है, और जब मैंने उसे ले ही लिया मेन चेन में तो मैं अलग से तो नाम नहीं लिख पाऊंगा, तो फॉर्मिल यहां पर यूज नहीं करते हैं, यहां हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। मान लीजिए मेरे पास एक केस और लेता हूं मैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से ऐसा CHO लगा दिया, लेकिन अब मैं जब नंबरिंग कर रहा हूं तो मैंने इसे नंबरिंग नहीं दी है, मैंने इसे 3 का सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है। तो ऐसे केसेस में इसका जो नाम आता है वो आता है फॉर्मिल। ऐसे केसेस में काम कब आता है, फॉर्मिल। जब वो नंबर में इंक्लूड ना हो, जब वो नंबर में इंक्लूड ना हो तो नाम क्या आता है, फॉर्मिल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा 3 फॉर्मिल। 3 फॉर्मिल, 3 कार्बन का ओइक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा इसका पूरी तरीके से। बात समझ में आ गई। चलिए जरा इसकी बात करते हैं। सर इसको क्या लिखोगे आप, तो इसका नाम होगा 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, नाम से भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि सर वो इंक्लूड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने अगर 4 पे ऑक्सो लिखा है और ब्यूटेन भी लिख दिया, मतलब 4 को इंक्लूड किया जा रहा है रूट में, तो रूट में जब 4 को इंक्लूड किया जा रहा है मतलब पक्का ये ऑक्सो वर्ड ही इसका सही होना चाहिए था। अगर मैं इसको ऐसे लिखता 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, तो सोचो 4 पे फॉर्मिल जुड़ा होता, मतलब टोटल कार्बन 5 होते। फिर बात समझ में आ रही है, मतलब अगर तुमने फॉर्मिल किया है तो कहीं ना कहीं उस पर कार्बन क्या हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे। ध्यान आ रहा है आपको। तो जब नंबर में इंक्लूड हो तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सो। जब नंबर में इंक्लूड ना हो तो आप क्या लिखेंगे, फॉर्मिल। जरा एक एग्जांपल और देखिए, जरा यहां पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर ले रहा हूं COOH, मैं यहां पर ले रहा हूं CHO, मैं यहां पर ले रहा हूं COCl। अब ऐसे केसेस में नंबरिंग तो मुझे यहीं से शुरू करनी चाहिए। अब नंबर में दे भी नहीं सकता, क्योंकि जब मुझे 5 और 6 मतलब 4 और 5 मिल रहे हैं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, तो मैं छोटी लेंथ की चेन क्यों लूं, छोटी लेंथ की चेन लेने का क्या मतलब है, नहीं, इसका मतलब यहां तो मैं ले भी नहीं सकता था। अच्छा, नाम पे आते हैं, जरा नाम पे क्या लिखा जाए। नाम को इतना क्लियर है कि यार 3 पे जो लगा है ना उसका नाम तो फॉर्मिल है, क्योंकि ये नंबर में इंक्लूड नहीं है, और नहीं है तो नाम क्या आता है, फॉर्मिल। यहां पर नाम आता है क्लोरोकार्बोनिल। क्या नाम आता है, क्लोरोकार्बोनिल। अभी हमने सीखा था ये पूरा पूरा। तो क्लोरोकार्बोनिल नाम किसका आता है, इसका, और फॉर्मिल नाम किसका आता है, इसका। तो बताओ नाम में क्या आएगा, 3 फॉर्मिल 4 क्लोरोकार्बोनिल एंड देन पेंटेनोइक एसिड। अल्फाबेट देख लीजिए, तो अल्फाबेट में 4 का नाम पहले आएगा, देन 3 के ब्रैकेट में नाम आएगा, एंड देन पेंटोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। आपको पता है कि 4 के ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, 4 के ब्रैकेट में क्लोरोकार्बोनिल आना चाहिए, और 3 के ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, फॉर्मिल आना चाहिए। ये इस तरीके से अपन पूरे पूरे नाम को बहुत आराम से लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कीटोन। नेक्स्ट आता है अपने पास कीटोन। अब समझिएगा कीटोन के क्या रूल है। भैया कीटोन तो हमेशा बीच में लगता है, क्योंकि इधर भी R होता है, कार्बोनिल के दूसरे साइड भी R होता है, मतलब मिनिमम नंबरिंग देते हुए इसको नाम करते थे। चलो ये तो मेन की बात हो गई। मेन बात हो गई तो सर सफिक्स क्या था मेन बात में, ये बताइए जरा। सफिक्स था मेरे पास ओन। लेकिन अगर मेरे पास प्रीफिक्स की बात की जाए, किसकी बात की जाए, प्रीफिक्स की, तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि अब इससे भी तगड़ा कोई ग्रुप लगा हुआ है। मान लो मैंने CHO ही लगा दिया,
तो यार CHO तो कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से पहले ही आता है, तो क्या नंबरिंग यहीं से शुरू करोगे और इसे नंबर देते हुए काम करोगे? तो 3 का नंबर इंक्लूड हो रहा है कार्बोनिल में, और ऐसे केस में बताओ नाम क्या लिखते थे? ऑक्सो। तो यहां पर भी ऑक्सो और कीटो नाम आता है। सेम प्रोसेस, सेम एग्जांपल, आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, आप कीटो भी यूज कर सकते थे, दोनों नाम कर सकते थे। तो यहां नाम आ जाता 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। अब किसी ने कहा कि सर कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑक्सो वहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, पहचानूं कैसे? यार एक बात बताओ, जब ब्यूटेन ले रहा हूं मैं, तो ब्यूटेन पे अगर मुझे एल्डिहाइड लगाना होता तो मैं किनारे ही लगा सकता था, और किनारे लगाता तो किनारे लगाने पर सर वो 4 नंबर आता ना, वो 3 तो आ ही नहीं सकता था। 3 आने का मतलब वो सर किनारे नहीं बीच में आ रहा है, और बीच में आने का मतलब सर वो एल्डिहाइड नहीं कीटोन है। मतलब आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, आपने अलग अलग डिफरेंशिएट कर लिया कि कब एल्डिहाइड और कब कीटोन है। इजी हो गया कि नहीं हो गया बताओ मुझे, क्लियर है क्या? चलिए कुछ एक एग्जांपल करते हैं, मिक्स एग्जांपल करते हैं थोड़े से, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट बताइए, मिक्स एग्जांपल करेंगे। यहां मैंने दे दिया कार्बोक्सिलिक, सबको दे देते सारे फंक्शनल ग्रुप, लो COOCH3, ऑक्सीजन COCH3, प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पूरा ध्यान भी आ जाएगा। CONH2, एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन लगा दिया। चलो अच्छा, यहां से नंबरिंग जाओ या यहां से नंबरिंग जाओ, बात लगभग लगभग सेम है। मतलब मुझे कीटोन में आता है ऑक्सो या फिर कीटो। यहां जो नाम लिखोगे वो लिखोगे तुम मिथॉक्सी कार्बोनिल, यही तो नाम है। अब तो बहुत सिंपल हो गया ये सब चीजें अपने लिए, मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इधर M है, इधर CKLMNO। तो ध्यान से देखो, ऑक्सो लिखोगे तो भैया पहले नहीं बाद में लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर कीटो लिख दो तो कहीं ना कहीं क्या लिखना पड़ेगा? पहले। अगर मैं ऑक्सो यूज कर रहा हूं तो बताओ मुझे 2 किसको देना चाहिए? जिसका अल्फाबेट पहले आता है। इसका मतलब यहां से नंबरिंग देते हुए हमने ये नंबरिंग कर दी। अब बताओ नाम क्या लिखें? 2 के ब्रैकेट का नाम तो मैंने लिख ही दिया है, बहुत प्रॉपर वे में लिख दिया है। जरा 3 के ब्रैकेट में देखो, ये है एल्केन ऑयल मतलब एथेन ऑयल, और ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है मतलब ऑक्सी है ये। ठीक है भाई। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? तो डायरेक्ट अमीडो भी लिख सकते हो, याद करो तगड़ा नाम, कार्बामॉइल भी लिख सकते थे आप। यहां पर ध्यान दो, ये तो भैया नंबर में इंक्लूड नहीं है, तो फिर नाम क्या होगा? फॉर्मिल। ये नंबर में इंक्लूड है भैया, और कीटो है तो ऑक्सो लिख दिया, नाम खत्म। एंड देन लास्ट में क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका पूरी तरीके से प्रॉपर नाम हो जाएगा। तो चाहे कितना टफ क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही मतलब कुछ भी दे दे वो, हर एक तरीके से आप प्रिपेयर हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगला आता है अल्कोहल। अब ये फटाफट किसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, अल्कोहल में सफिक्स तो आपको पता ही है बेटा, सफिक्स आप सबको पता है कि इसको लिखते थे ऑल, और अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो जाए तो बेटा इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल देख लो जरा, मान लो मैंने इसे एल्डिहाइड के साथ दे दिया, तो एल्डिहाइड के साथ दे दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यार मेन फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड ही है। यहाँ चलो ब्रोमो भी लगा दिया, तो बताओ 1 2 3 4 5 क्या करना चाहिए यार? 3 पे तो जो नाम है वो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, जो कि H अल्फाबेट से शुरू होता है, और ये है ब्रोमो जो कि B से शुरू होता है। तो भैया बताओ सबसे पहले किसको लिखोगे? 4 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे? 3 हाइड्रोक्सी, फिर क्या लिखोगे? पेंटेनल, पेंटेनल। तो ये नाम इसका प्रॉपर वे में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने पास SH। ये था अपने पास, याद करो, जिसमें हम सफिक्स लिखते थे थायोल। सफिक्स क्या लिखते थे? थायोल। और अगर मैं इसके प्रीफिक्स की बात करूं तो बेटा प्रीफिक्स में 2 तरीके के नाम आते हैं। एक आता है मरकैप्टो, जो कि ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा नाम भी लगता है मरकैप्टो, ठीक है, या फिर सल्फोनिल भी लगता है, सल्फोमुल, सल्फोमुल, ठीक है, ये भी नाम लिखते हैं। जनरली आप क्या यूज़ करोगे? जनरली आप यूज़ करोगे मरकैप्टो। तो मुझे बताइए, अगर मैं एग्जाम्पल सेट करूं, मान लीजिए मेरे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने अल्कोहल दे दिया,
यहां मैंने SH दे दिया। बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो क्या उसको प्रेफरेंस देते हुए, मिनिमम नंबरिंग देते हुए यही नाम लिखोगे? तो बताओ SH में थायोल तो नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 3 मरकैप्टो। फिर क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप तो अल्कोहल ही है, मतलब ऑल सफिक्स आएगा। इसका मतलब सर ब्यूट एन टू ऑल, ये हो गया सर इसका पूरा नाम। देखो सिंपल सा है, किसी के साथ भी जोड़ो। तगड़ा फंक्शनल ग्रुप आएगा तो नेमिंग में भैया फिर तो वही काम करोगे जो तुम सब रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये है NH2। NH2 को बोलते हैं बेटा कहीं ना कहीं अमाइन बोलते हैं। तो अमाइन हमने कब यूज किया था? जब हमने सफिक्स की बात की थी। जब हमने किसकी बात की थी? सफिक्स की। लेकिन सर मान लो अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हो जाए, किसकी तरह यूज हो जाए? प्रीफिक्स की तरह, तो भैया इसका नाम लिखते हैं अमीन का हो जाता है अमीनो। किसी को बुलाते तो है भाई रमेश, रमेशिया, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो अमाइन अमीनो, सिंपल, एकदम सिंपल है भाई। अमीनो बहुत सिंपल है, जैसे अमाइडो वैसे अमीनो। ठीक है, साइनो, आइसोसाइनो, तो अमाइन का क्या हो गया? अमीनो। तो याद रखना बहुत इजी हो जाता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिए मेरे पास, मैंने एक अल्कोहल के साथ ही इसको ले लिया, ठीक है, NH2, यहाँ एक और रख दिया COCl। अब बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो पता लगा मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड नंबरिंग कहाँ से करोगे? तो सर यहीं से करेंगे। 1, ये हो गया 2, 3 4 है, 3 4 5 है, तो सर इधर जाना चाहिए। ठीक है भैया, क्या लिखोगे जरा देखते हैं। 2 पे तो जो आ रहा है वो है इथाइल, 3 पे जो आ रहा है वो है अमीनो, 4 पे जो आ रहा है वो है हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट चेक करो और फटाफट नाम लिख देते हैं। चलिए फटाफट लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले 3 पे अमीनो, फिर क्या आ गया 2 पे इथाइल, फिर क्या आ गया 4 पे हाइड्रोक्सी, और लास्ट में क्या ये एल्केनॉइल क्लोराइड है? इसका मतलब पेंटेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो ये है इसका नाम। मतलब नाम कितना ही बड़ा स्ट्रक्चर हो, यूं लिख देंगे नाम सर। आप तो मस्त पढ़ाओ, बस तो मस्त पढ़ाएंगे बेटा एकदम। आप सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, और फिर देखो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास ईथर। चलो मैं ईथर का आपको जनरल पहले फॉर्मेट बताता हूं कि किस तरीके से ईथर में हम नाम लिखते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा, अगर मैं सफिक्स को लेकर ना बात करूं तो इसके जनरल नाम में ही आता है कहीं ना कहीं प्रीफिक्स ऑक्सी, मतलब कहीं ना कहीं एल आर के साथ जुड़ा होगा तो नाम आएगा एल्कॉक्सी। क्या नाम आएगा? एल्कॉक्सी, ये नाम आता है इसका। ठीक है, क्या नाम आता है? एल्कॉक्सी। मतलब अगर मैं नॉर्मल चीज के साथ भी इसको जोड़ रहा हूं ना, तो एक चीज पता है कि ऑक्सीजन से ये लेंथ तो बड़ी है, ये लेंथ छोटी है, मतलब नंबर लॉन्गेस्ट देते हुए, मिनिमम नंबर देते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए नाम लिख सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट आता है उस फॉर्मेट को हम बोलते हैं बेटा एल्कॉक्सी एल्केन। क्या नाम बोलते हैं? एल्कॉक्सी, जो कि सब्स्टिट्यूएंट है, और एल्केन एक मेन वर्ड रूट है। क्योंकि इसमें कभी कोई सफिक्स वगैरह का चीज़ हम यूज़ करते नहीं हैं, या जनरली हम इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स के नाम पे अगर बात करें तो यही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही हम इसको कंसीडर करते हैं। तो नाम में आएगा मिथॉक्सी, जो कि कहाँ पे लगा हुआ है? जो कि 3 पे लगा हुआ है। तो 3 के ब्रैकेट में मिथॉक्सी एंड देन पेंटेन, देन क्या आ जाएगा? पेंटेन। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी जुड़ा हो तो बिल्कुल सिंपल है, मुझे पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? अल्कोहल। तो मिनिमम नंबरिंग देते हुए किसको क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से। और नाम में क्या आएगा? नाम में आएगा 3 मिथॉक्सी पेंटेन टू ऑल। क्या आएगा? 3 मिथॉक्सी पेंटेन टू ऑल, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 3 एल्कॉक्सी मतलब मिथॉक्सी, फिर क्या है? पेंट एन टू ऑल। ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट में, 2 सफिक्स में कभी भी वॉवेल बीच में नहीं आना चाहिए। 2 वॉवेल कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हमने हटाया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपने पॉलीफंक्शनल ग्रुप को पूरी तरीके से सीख लिया। जरा एक मिक्स एग्जांपल करके देखो। सारे ही ले लेते हैं इसमें, चलो ठीक है, थोड़ा लॉन्गेस्ट लेते हैं, सारे ही ले लेते हैं। ये रहा कार्बोक्सिलिक, ये रहा ऑक्सीजन के साथ ये रहा कार्बोनिल के साथ
ये रहा SH, ये रहा NH2, ये रहा कीटोन और ये रहा CHO। अब ध्यान से देखिएगा जरा, नंबर दे रहा हूं मैं, तो मुझे पता है नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मतलब इसका नाम फिर मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मिल ही लिखने वाला हूं। इसका नाम क्या लिखूंगा, ऑक्सो ही लिखने वाला हूं। इसका नाम क्या लिखूंगा, मरकैप्टो लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, मरकैप्टो। इसका नाम क्या लिखूंगा, अमीनो लिखूंगा। इसका नाम क्या लिखना चाहिए बेटा, ये है देखो कार्बोनिल के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड, वो भी एल्कोक्सी, और वो भी अगर नाम ध्यान से देखो तो मिथाइल इथॉक्सी नाम है इसका। क्या नाम है, मिथाइल इथॉक्सी। और ये क्या है, कार्बोनिल, तो डायरेक्ट कनेक्टेड था तो मिथाइल ऑक्सी कार्बोनिल। यहां बताओ जरा, एल्केनॉइल ऑक्सी था, याद करो। एल्केनॉइल क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो एल्केनॉइल मतलब प्रोपेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी। एक दो और जोड़ दे क्या, एक दो और जोड़ दे क्या, क्या रह गया था बताओ, अमीडो रह गया था ना, चलो अमीडो भी जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, अमीडो। और क्या था, क्लोरोकार्बोनिल, मतलब COCl भी रह गया था, चलो ये भी जोड़ दो। क्या लिखोगे इसको, क्लोरोकार्बोनिल। और लास्ट में कौन सा ओइक आएगा, लास्ट में आएगा ऑक्ट एन ओइक एसिड। तो इस तरीके से सारे नाम आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब इसमें एक मेजर एक रूल बनाया गया, वो रूल समझिएगा। वो रूल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, वो रूल समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है, व्हेन 3 और मोर देन 3 सेम फंक्शनल ग्रुप, और वो भी सेम कौन से, टर्मिनल, सेम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मेन चेन। मान लीजिए ये कंडीशन है कि मैंने एक मेन चेन ली 3 कार्बन की या 4 कार्बन की, और यहां मैंने टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को इस तरीके से लगा दिया, ऐसे मान लो। या फिर यहां ये था, यहां मैंने CHO को लगा दिया, यहां मैंने CHO को लगा दिया, यहां मैंने CHO को लगा दिया। तो ध्यान दो, इस 3 कार्बन की चेन में आपने कहीं ना कहीं 3 फंक्शनल ग्रुप को लगा दिया है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से CN और CN लग जाते। ऐसे केसेस में 2 रूल थे, एक तो था ओल्ड रूल, एक था मेरे पास क्या, ओल्ड रूल। ओल्ड रूल क्या कहता है, ओल्ड रूल की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड रूल क्या कहता है कि यार किसी 2 को सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट लेते हुए किसी 2 को सेलेक्ट कर लो, ये कहता है ओल्ड रूल। और 3 वाले को लिख दो कार्बोक्सी, जैसा हम लिखते थे। तो पूरा नाम क्या होता, पूरा नाम होता 4 पे तो मिथाइल आता जो कि M से है, 3 पे कार्बोक्सी आता। मतलब ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग 3 कार्बोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंट एन 1,5 डाइओइक एसिड। ये तो ओल्ड रूल है जो कि मुझे फॉलो नहीं करना है, ओल्ड रूल है जो कि मुझे फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए अगर दोनों ऑप्शन आते हैं, अभी मैं इसको न्यू रूल के थ्रू बताऊंगा, मान लो न्यू रूल और ओल्ड रूल दोनों आते हैं तो पक्का बोथ का ऑप्शन आएगा। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप न्यू रूल पे ही टिक करेंगे। बात समझ में आ गई। अब जरा देख लो न्यू रूल। न्यू रूल क्या कहता है इसमें, न्यू रूल ये कहता है कि अब अगर 3 फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, वो भी कौन से, वो भी टर्मिनल वाले, तो ऐसे केसेस में इन्हें नंबरिंग नहीं देते हैं, मेन चेन को ही नंबरिंग देंगे। और मेन चेन को ही नंबरिंग देने पर 1 2 3 4, बताओ मेन चेन कितने की है, 4। तो यहां पर हम जो नाम लिखते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले क्या आएगा, वर्ड रूट, मतलब ब्यूट, एन है या इन है, एन। और बताओ कहां पे है, 3 है ना, और तीनों को नंबरिंग नहीं दी गई है। और जब नंबरिंग नहीं दी जाती
तो याद करिए उनको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे। क्यों? क्योंकि पूरा पूरा नाम पता चलता है कि क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक। अगर उसे नंबर मिल जाता तो नाम में ओइक एसिड आता। तो याद करो वो साइक्लिक वाला केस जिसमें हम क्या लिखते थे, कार्बोक्सिलिक। तो नाम क्या होगा? नाम होगा इसका ब्यूटेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा इसी तरीके से यहां हम फॉलो करेंगे न्यू रूल। यहां हम फॉलो करेंगे न्यू रूल। क्या 3 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो भैया नंबरिंग मिनिमम देते हुए ये नाम लिख दोगे। अब बताओ इसको क्या लिखते थे? याद करो कार्बल डिहाइड लिखते थे। क्या लिखते थे? कार्बल डिहाइड। तो बताओ कैसे लिखोगे? प्रोपेन 1,1,2 ट्राई कार्बल डिहाइड। देखो कितना इजी हो गया। तो ये रूल मत भूलना बेटा, इस पर एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक उसी तरीके से यहां देखो, याद करो इसका नाम था कार्बन नाइट्राइल। क्या नाम था? कार्बन नाइट्राइल। तो क्या लिखोगे इसको? ब्यूटेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये इसका नाम होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस तरीके से यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल मत भूलना ये किसकी कहानी है। ये तब है जब 3 या 3 से ज्यादा, वो भी सेम फंक्शनल ग्रुप, वो भी कौन से? टर्मिनल वाले। जैसे कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनाइट्राइल है, कार्बल डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, इस तरीके की चीजों को हम लिखते हैं। ओल्ड रूल भी आप जान गए कि ओल्ड रूल तो हमको पता ही था, जो हम फॉलो करने वाले थे, जो हमारे मन में था, लेकिन न्यू रूल हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ जरा। एक क्वेश्चन है, एक कार्बन से ही मैंने 3 कार्बोक्सिलिक को जोड़ दिया, तो बताओ मेन चेन तो एक कार्बन की हो गई, नंबरिंग में तो सिर्फ इसे ही मिलेगी। तो बताओ क्या लिखोगे? क्या ये मेथ है? तो मैथ एन 1,1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा एक और एग्जांपल देखिए, फटाफट देखिए जरा एक और एग्जांपल। बताओ मान लो यहां पर कुछ इस तरीके से CHO और CHO जुड़ा होता, तो बताओ क्या करता मैं? नंबर 1 किसको देता? तो भैया आप प्रेफरेंस देख लो सर, यही नंबर 1 जाता, क्योंकि नंबर तो यहीं से देना चाहिए। सर आपने यहां से क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पूरे पूरे नाम लिखोगे तो नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। तो बताओ क्या लिखोगे इसको लिखेंगे सर 3 कार्बन है तो सर प्रोपेन हो गया। फिर सर 1,1 पे है, 2 पे है और 3 पे है, तो सर 1,1,2,3 टेट्रा कार्बल डिहाइड। क्योंकि मुझे पता है डाई ट्राई टेट्रा यही होता है, तो नाम क्या होगा? कार्बल डिहाइड। ये हमने फंक्शनल ग्रुप के जितने भी रूल होते हैं, पॉलीफंक्शनल में जितने भी रूल्स हमने आज तक देखे हैं, वो सब इसमें कवर होने वाले हैं। ठीक है, वो सब हमने कवर कर दिया है। अब आते हैं मेन नेक्स्ट पे। मिक्स एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, आप इसको घर पे ट्राई करें बिल्कुल। ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे। देखिए जरा 1-2 एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको पूरी तरीके से घर पे ट्राई करें बेटा। चलिए पहला एग्जांपल है ये, जरूर ट्राई करें, खुद से लिखें, तभी आप सीख पाएंगे बेटा, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, खुद से बनाएं, खुद से क्वेश्चन करें। कार्बोनिल और ये है OH। ध्यान से देखिएगा कहां से नंबरिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। ये है अपने पास COCl, ये है CHO, ये है कीटोन NH2OH। तीसरा और लास्ट क्वेश्चन ये अपन को आपको देते हैं, कार्बोक्सिलिक और एक और कार्बोक्सिलिक। न्यू रूल को फॉलो करते हुए आप इन तीनों क्वेश्चंस के नाम पूरी तरीके से लिखेंगे। अब नेक्स्ट आता है अपने पास बेंजीन डेरिवेटिव। बेंजीन डेरिवेटिव के नेमिंग कैसे करते हैं जरा ध्यान से आप समझिएगा, पूरा बहुत इजी है बेटा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा बेंजीन डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं। जब हम बेंजीन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो बेंजीन का एक बहुत ही अच्छा रूल ये है बेटा कि जब ये मेन चेन की तरह यूज होता है, जब ये मेन चेन की तरह यूज होता है तो कभी ऐसा नहीं लिखते 1 2 3 4 5 6 कि मैं इसको ऐसे लिखूं साइक्लोहेक्स 1,3,5
ट्राईइन। नहीं बेटा, ये लिखने का तरीका नहीं है। इसको डायरेक्ट नाम देते हैं बेंजीन। इसको डायरेक्ट क्या नाम देते हैं? बेंजीन। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए ये एक मेन चेन है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो ये क्या लगा हुआ है? इथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। और इस पूरे का नाम मैं लिख दूंगा बेंजीन। मतलब नाम क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ बेंजीन है और यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है, तो भाई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग तो मैं इसे ही नंबर 1 दूंगा एंड देन 1 2। तो मैं इसको ऐसे लिखता 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड देन बेंजीन। देन क्या लिखता मैं? बेंजीन। ये नाम होता है इसका। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। मतलब अगर मेरे पास ये मेन चेन है तो मेन चेन में हमेशा हम एक ही नाम लिखते हैं और वो है बेंजीन। लेकिन अगर मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट में आ जाए, किस में आ जाए? सब्स्टिट्यूएंट में। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा तो इसका नाम बेटा होता है फिनाइल। इसका नाम क्या होता है? फिनाइल। इसका नाम क्या लिखेंगे हम? फिनाइल। जैसे मान लीजिए यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक बेंजीन है और मैंने क्या किया, एक फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किया, वो भी यहां पे। तो मैं अल्कोहल को मेन चेन मानते हुए बाहर वाली कोई मेन चेन लूंगा। अब तो ये आइडिया हो गया है। तो मैं इसका नाम लिखता 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, या फिर डायरेक्ट लिखता प्रोपेनॉल। तो आपको ये समझ में आ गया कि मैं फेनिल कब लिखूंगा? जब ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। मैं बेंजीन कब लिखूंगा? जब ये मेन चेन ना हो के किस में हो? मेन चेन में हो। तो मेन चेन है तो बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल। अब कैसा भी एग्जांपल करो, आप बहुत आराम से एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से कनेक्टेड ऐसा नाम है, ध्यान से देखिएगा बेटा। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से क्लोरो जुड़ा है, नाइट्रो जुड़ा है और यहाँ पर मैं इसको ब्रोमीन कर देता हूँ, ठीक है। यहीं पर मान लीजिए ये बेंजीन है, यहाँ मैथिल है, यहाँ ब्रोमो है, यहाँ क्लोरो है और यहाँ नाइट्रो है, ठीक। ऐसे केसेस में जब हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सिर्फ आप एक ही चीज़ ध्यान रखिए, वो है मिनिमम नंबरिंग। यही है वो बेसिक रूल कि आप हमेशा क्या फॉलो करें? मिनिमम नंबरिंग। जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट हो। सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट। तो मिनिमम नंबरिंग का मतलब ही क्या है? ये तो 1 है ही, तो ये तो सिंपल हो गया, इथाइल बेंजीन। ये क्या हो गया? इथाइल बेंजीन। यहां मैं अगर यहां से शुरू करता अल्फाबेट को लेते हुए तो गलत कर देता, क्योंकि गैप है तो नंबर बढ़ेगा। इसका मतलब यहां से नंबरिंग करनी चाहिए जो कि गैप को कम करेगा। तो बताओ 1 2 3 4 5 6। मैथमेटिकल की तरह सोचो कि यार मैं गैप लूंगा तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ लो जिससे गैप ना मिले, तो नंबर छोटे छोटे आएंगे। और जब शुरुआत में ही छोटे छोटे आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो मिनिमम नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे? ये तो भैया ब्रोमो है, ये नाइट्रो है, ये क्लोरो है और लास्ट में क्या आएगा? बेंजीन। तो देख लो अल्फाबेट ऑर्डर में क्या आना चाहिए था? अल्फाबेट ऑर्डर में आना चाहिए था 4 ब्रोमो, फिर क्या आना चाहिए था? 1 क्लोरो। क्या लिखना चाहिए? 1 क्लोरो। फिर क्या लिखना चाहिए? 2 नाइट्रो। और फिर क्या लिखना चाहिए? बेंजीन। फिर क्या लिखना चाहिए? बेंजीन। ये है कहानी। ठीक उसी तरीके से अगर मैं मिनिमम नंबर देखूं तो यार यहां से करूं या यहां से करूं, बात तो एक ही है क्योंकि कोई गैप नहीं है। तो नाइट्रो का N, क्लोरो का C, तो भैया ठीक है ना यार, क्लोरो का C लो ना यार, क्या दिक्कत है? इसका मतलब नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, नाइट्रो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, 4 नाइट्रो 3 मिथाइल एंड बेंजीन। तो ये खास बात आज समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें कब क्या लिखना चाहिए, ये हमें क्लियर हो गया। मतलब कहानी में यार ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पूछेगा, मतलब एग्जाम में अगर ज़्यादा चांसेस है ना किसी के आने के, तो ये बेंजीन डेरिवेटिव बहुत पूछता है। अब आते हैं बेंजीन डेरिवेटिव में ही फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ कुछ अटैच हो तो इनके नाम क्या दिए गए, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं बेंजीन से रिलेटेड, तो बेंजीन से रिलेटेड अगर मेरे पास OH लगा है तो इसका नाम अल्कोहल से नहीं क्या लिखा गया? फिनॉल लिखा गया। ये नाम आपको ध्यान रखने बेटा,
ये नाम आपको पूरी तरीके से ध्यान रखने हैं। इसी तरीके से अगर बेंजीन है और बेंजीन पे NH2 लगा है तो बेटा बेंजीन को अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि बार बार पाई बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि वो रेजोनेंस में है, तो इसका नाम क्या आता है? एनिलीन आता है। क्या नाम आता है? एनिलीन। तीसरा, अगर मैं बात करूं बेंजीन से COH है तो याद करो इसका क्या नाम होता था जब साइक्लिक के साथ कनेक्टेड होते थे? याद करो, कार्बोक्सिलिक बोलते थे क्या? तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक बोल सकते हैं। मतलब यहां दो तरीके से नाम लिख सकते हो आप इसका नाम बेंजोइक भी लिख सकते थे, बेंजोइक एसिड, या फिर आप इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, जो कि ज्यादा अच्छा नाम लगेगा। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही नाम हो सकते हैं इसके। अब जरा एक और दो नाम और देख लीजिए जरा। मान लीजिए मेरे पास बेंजीन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है COCl, या फिर बेंजीन से जुड़ा हुआ है CHO। तो ऐसे केसेस में जो हम नाम लिखते हैं, मुझे पता है कि इनका नाम, क्या आपको पता है कि जब ये रिंग से कनेक्टेड होते थे तो नाम में आता था कहीं ना कहीं कार्बोनिल क्लोराइड, और यहां नाम आता था कार्बल्डिहाइड। हम लिख सकते हैं बेंजेनॉइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजेनॉइल क्लोराइड लिख सकते हो, लेकिन सही रूप से अगर नाम लिखा जाए तो नाम क्या होगा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, जिससे जो अलग से जो कार्बन है ना, उसका एक प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, उसका एक नाम का पता लग रहा है कि हाँ यार 6 कार्बन के बाद एक कार्बोनिल क्लोराइड है, जिसमें कार्बन का प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है। मतलब इसका नाम क्या होता? इसका नाम बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाता, या फिर मैं यहीं पर लिख सकता था बेंजेनॉइल क्लोराइड। क्या लिख सकता था? बेंजेनॉइल क्लोराइड। ये भी इसका एक वन ऑफ द नाम हो सकता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इसका नाम क्या हो सकता था? बेंजीन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं कार्बोनिल से रिलेटेड है। या फिर इसे मैं बेंजेनल भी बोल सकता हूं, बेंजीनल भी बोल सकता हूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं, सिंपल सी है, बेंजल्डिहाइड भी बोल सकता हूं। ठीक है, ये नाम इसका हो जाता है। मतलब कुछ प्रॉपर नाम है जो हमें यूज करने हैं। अब मैं इनका नाम सब्स्टिट्यूएंट के साथ यूज करके दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से सीखिएगा। मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किए गए, जरा ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके से एग्जाम्पल सेट किए गए, ये रहा मेरे पास बेंजीन, ये रहा मेरे पास कार्बोक्सिलिक, मैंने यहां एस्टर को भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये रहा एस्टर, और मैंने यहां पर क्लोरोकार्बोनिल को भी कनेक्ट कर दिया है। अब एक चीज बताओ, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शनल ग्रुप अभी भी कौन सा है? कार्बोक्सिलिक। तो मुझे नंबरिंग किससे करनी चाहिए थी? सर नंबरिंग तो कार्बोक्सिलिक से ही करनी चाहिए थी। फिर सब्स्टिट्यूएंट को पास नंबरिंग देते हुए कुछ इस तरीके से सर नंबरिंग कर देनी चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके से इनके नाम लिखने सिखाए, तो मुझे बताओ इसका नाम क्या था? डायरेक्ट कनेक्टेड का प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आता है, मतलब एल्केनॉइल ऑक्सी। तो बताओ नाम क्या होता? एथेनॉइल ऑक्सी। ठीक उसी तरीके से इसका नाम क्या होता? क्लोरोकार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब प्रोनाउंसिएशन लास्ट में आएगा, तो नाम है क्लोरोकार्बोनिल। बताओ इस पूरे का क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ नाम क्या हो गया? कहीं ना कहीं इसका अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो भैया 4 क्लोरोकार्बोनिल। फिर क्या लिखेंगे? 2 एथेनॉइल ऑक्सी, और फिर क्या लिखेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इसका नाम। मतलब इस तरीके से प्रॉपर वे में आप सही तरीके से नाम लिख सकते हो। अब ऐसे प्रैक्टिस बहुत सारी कर सकते हैं अपन। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी किसको दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। नंबरिंग कैसे करोगे? वैसे ही। नाम कैसे लिखोगे? वैसे ही। लेकिन अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड बात है तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड बात ही वहां पर लिखोगे। बात पूरी समझ में आ गई है मेरे ख्याल से। अब हम बेंजीन डेरिवेटिव से आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है मेरे पास सम कॉमन नेम। कुछ ऐसे कॉमन नेम है जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं नाम से, क्योंकि वो नाम हमें ध्यान होने चाहिए बेटा। वो नाम हमें ध्यान होंगे तो हम आराम से सीख सकते हैं कॉमन नेमिंग की बात। कॉमन नेमिंग हम कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि बताओ क्या इसका नाम ये भी हो सकता था?
अब आपको पता ही नहीं है कॉमन नेमिंग, तो फिर आप नहीं कर सकते। इसीलिए कॉमन नेमिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। देखो स्टार्ट करते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। एक ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या होता है आइसो ग्रुप? आइसो ग्रुप का सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल सा मतलब है कि एक कार्बन से, आइसो का मतलब ही लगभग क्या होता है? सेम। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आइसो का मतलब ही क्या होता है? सेम। ये कहता है कि एक आइडेंटिकल, एक कॉमन कार्बन से इस सेम को जो बोला गया वो मिथाइल को बोला गया। किसको बोला गया? मिथाइल को। मतलब एक कॉमन कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, एक कॉमन कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, तो इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। बात समझ में आ गई? बताओ अगर मुझे इसी का नाम लिखना होता तो क्या ये आइसो ग्रुप तो है, क्योंकि यहां से कनेक्शन है, दो मैथिल ग्रुप है। लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं सेकंड लास्ट कार्बन पे मैथिल का होना, सेकंड लास्ट कार्बन पे मैथिल का होना। लेकिन इसको आप इस लैंग्वेज में सीखो जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। सेम कार्बन पे दो मैथिल ग्रुप हो तो क्या बोलते हैं? आइसो ग्रुप। मतलब अगर इस पूरे को मैं लिखना चाहता तो सोच के देखो, तीन कार्बन है टोटल, तो नाम होता आइसो ग्रुप तो है ही, तो बताओ पूरा प्रॉपर नाम क्या बोलता मैं इसको? आइसो और तीन मतलब प्रोप, और एक सब्स्टिट्यूएंट है तो आइसो प्रोपाइल नाम हो जाता। मतलब सबसे छोटा आइसो ग्रुप कौन सा होता है? आइसो प्रोपाइल, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। मान लो अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि चलो सर आइसो प्रोपाइल तो समझ में आता है, सर मान लीजिए आइसो ग्रुप तो है, ये आपने आइसो ग्रुप लगा दिया, सेम कार्बन पे दो, मुझे बनाना है आइसो ब्यूटेन। मुझे क्या बनाना है? आइसो ब्यूटेन। अब सर आपने आइसो ग्रुप तो बना दिया कि एक कार्बन पे दो मैथिल ग्रुप होते हैं, चलो समझ में आता है। यार सर ब्यूटेन में तो चार कार्बन होते हैं, तो बोला कि यार चार कार्बन है लेकिन चौथा लगाऊं कहां? यार अगर यहां लगा दिया तब तो वो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया ना यार, जैसा हम ब्यूटेन लिखते हैं। यहां लगा दिया तब भी वही बात है। इसका मतलब कहां से लगना चाहिए? जहां से वो ग्रुप था ना, वहीं से चीजें क्या होती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं। ये समझ में आ गया। मतलब ब्यूटेन में चार थे, मतलब एक चौथा कार्बन क्या होगा? ये। तो बताओ सबसे स्मॉलेस्ट आइसो एल्केन कौन सा है? स्मॉलेस्ट आइसो एल्केन कौन सा है? आइसो ब्यूटेन। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और देखते हैं। मान लो सर मुझे लिखना होता आइसो पेंटेन। मुझे क्या लिखना होता? आइसो पेंटेन। तो सर आइसो पेंटेन है, अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया सर। क्यों? सर आपने कहा था वहीं से जोड़ना है और पांच ही तो कार्बन है, ये रहा सर आइसो ग्रुप, जोड़ना यहीं से है। तीन आप लेकर चले हो, दो ही तो जोड़ना है, ये रहा एक, ये रहा दो, तो ये हो गया आइसो पेंटेन। ठीक इसी तरीके से अगर मैं आइसो हेक्सेन की बात करूं, किसकी बात करूं? आइसो हेक्सेन, या फिर आइसो हेप्टेन की बात करूं, तो बेटा इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आइसो ग्रुप लगाओ, तीन कार्बन लेके चले थे, तीन और चाहिए हेक्सेन में, मतलब एक दो तीन, आइसो हेक्सेन। आइसो हेप्टेन की बात करूं तो आइसो ग्रुप लेकर चले थे, तीन कार्बन बचे चार, चार जोड़ दो, 1 2 3 एंड 4, देखो आप क्या हो गया? आइसो हेप्टेन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इन सभी में से जो एक आता है वो है आइसो ऑक्टेन। ये इनके रूल को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना इंपॉर्टेंट क्यों होता? फिर तो आइसोहेप्टेन भी इंपॉर्टेंट हो सकता था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे चेंजेस हैं जो इनके रूल्स को फॉलो नहीं करते। अब ध्यान से देखना, उसको याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका है, एक कार्बन से एक लगा दो तुम दो जुड़ने वाला आइसो ग्रुप, और उसी से लगा दो तुम कहीं ना कहीं नियो, मतलब तीन कार्बन वाला ग्रुप। ऐसा उसी कार्बन से एक लगा दो आइसो ग्रुप और एक लगा दो कहीं ना कहीं तीन वाला, इसे बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। इसे क्या बोलते हैं? आइसो ऑक्टेन। एक बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ आइसो ऑक्टेन में 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा मान लो अगर मैं रूल को फॉलो करता तो यार 1 डिग्री सब में 9 ही तो आ रहा है, 3 3 6 3 9। ऑक्टेन में भी 9 आते, लेकिन गलती हो गई, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं इसमें। कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं? 15 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा आ सकता है, क्योंकि अगर मुझे आइसो ऑक्टेन पता नहीं होगा तो मैं गलत कर दूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या था क्या नहीं था। तो क्या होता है, एक कॉमन कार्बन
जिससे एक आइसो ग्रुप 2 वाला और एक 3 वाला याद हो जाएगा, आपको सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो आइसो ग्रुप आपको मेरे ख्याल से पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। अभी मैं यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, जरा नियो की बात कर लेते हैं। नियो की देखिएगा, जरा नियो की बात करते हैं। बात हो रही है नियो ग्रुप की। यार नियो ग्रुप की बात करें ना, तो आइसो में क्या होता है, सेम कार्बन से 2 मैथिल होते हैं। यहां क्या होता है, उस कॉमन कार्बन से 3 मैथिल ग्रुप होते हैं। और अगर ये किसी से कनेक्टेड हो, अगर ये किसी से कनेक्टेड हो तो बताओ ये है अपने पास नियो ग्रुप। और अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो सोच के देखो कितने कार्बन कंटेनिंग है, ये कितने कार्बन कंटेनिंग है सब्स्टिट्यूएंट, 4। तो भैया नियो के साथ 4, भैया ये तो नियो ब्यूटाइल है। फिर तो कौन सा ग्रुप है, नियो ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं एल्केन की बात करूं तो भैया आपने नियो ग्रुप तो लेकर चल रहे हो ये, अब आपने बोला कि भैया नियो पेंटेन बनाना है। क्या बनाना है, नियो पेंटेन। बड़ा फेमस नाम है ये, बहुत पूछा जाता है, बड़ा फेमस है। तो बोले सर पेंटेन में तो 5 होते हैं, नियो आपने ये बोला कि एक कॉमन कार्बन से 3 मैथिल, तो सर टोटल 4 लेकर तो चल ही रहे हो आप। तो सर एक काम करो, 5वां आप यहीं से तो जोड़ोगे जैसा आपने रूल में बताया था। ये हो गया नियो पेंटेन, यही बात कहानी है। नियो ग्रुप से कोई अटैच कर दो, एल्केन बना दो। तो स्मॉलेस्ट नियो एल्केन, स्मॉलेस्ट नियो एल्केन की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नियो एल्केन जो है ना बेटा, वो क्या है, वो है नियो पेंटेन। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट नियो एल्केन कौन सा होता है, नियो पेंटेन। बना सकते हो आप, याद रखने के लिए बना भी सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है। नियो हेक्सेन लो, नियो ऑक्टेन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा रूल कहता है वैसे ही ये बन जाते हैं। नियो हेक्सेन, भैया नियो ग्रुप बना दिया, 4 कार्बन वाला, 2 ही तो बच रहे हैं, ये लो 1, ये लो 2, नियो हेक्सेन बन गया। 8 बनाना है, नियो ग्रुप में 4 तो मिल ही रहे, 4 और ले लो, 1 2 3 4, नियो ऑक्टेन बन गया। एकदम सिंपल हो गया। तो क्या आपको ये आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप बिल्कुल समझ में आ गया क्या, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ आता है सेकेंडरी और टर्शरी। समझिएगा सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। सेकेंडरी और टर्शरी नाम से क्लियर हो रहा है 2 डिग्री। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास ये ब्यूटेन है, मेरे पास ये ब्यूटेन है, इसका सेकेंडरी कार्बन कौन सा है, ये। तो अगर मान लो ये पूरी तरीके से किसी से कनेक्टेड हो तो मैं इसको एक नाम तो ये लिख सकता था, मिथाइल प्रोपाइल। ये नाम तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि सर ये तो रूट चेन के हिसाब से लिख सकते थे आप। लेकिन अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करूं तो बेटा ये ब्यूटेन का कौन से डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। इसीलिए इसका जो नाम आता है वो आता है, इसका नाम सेकेंडरी, और 4 कार्बन है मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल नाम आता है। क्या नाम आता है इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक उसी तरीके से मान लो कोई एल्केन है और उसका टर्शरी कार्बन है, ठीक, और टर्शरी से कोई चीज कनेक्टेड है, तो ये है किस कार्बन से, टर्शरी से। अगर मैं नाम लिखता तो मैं लिख सकता था डाइमिथाइल प्रोपाइल, जैसा मैं रूट में लिखता हूं, जैसा मैं रूट में लिखता हूं। क्यों? क्योंकि यार रूट वाला आइडिया तो है अपने को, लेकिन ये तुमसे कॉमन नेम पूछ रहा है। मतलब अगर तुमने डाइमिथाइल प्रोपाइल लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये किस में आ गया, आईयूपीएसी नेमिंग में आ गया। मतलब लेकिन अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो ये है उस एल्केन का टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी और टोटल कितने, जरा ध्यान से देखो, 5। तो नाम लिखोगे इसका आप टर्शरी, इसको ऐसे भी दिखा देते हैं टर्शरी पेंटाइल। क्या नाम है, टर्शरी पेंटाइल। ये है लिखने का तरीका इसका। बात समझ में आ गई आपको? इस तरीके से हम इन्हें कनेक्ट करते हैं। अब मैं इन नाम को एग्जाम्पल में सेट करके दिखाता हूं कि किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझोगे आप। देखिए जरा, मान लीजिए मेरे पास ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये एक ग्रुप है, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार इसको मिथाइल इथाइल बोलते थे, लेकिन अभी हमने एक चीज पढ़ी, ये तो आइसो ग्रुप है, वो भी 3 कार्बन वाला, मतलब इसको मैं आइसो प्रोपाइल भी लिख सकता हूं। ठीक उसी तरीके से, थोड़ा और लॉन्गेस्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अगर मैं ये लिखता तो यार 2 कार्बन के लिए तो मैं इतनी लंबी चेन नहीं छोड़ूंगा, तो भैया इसको कुछ ना कुछ नाम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो 4 मिल रहे हैं, यहाँ 2 ही तो मिलते, लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं मिलती। तो इस पूरे का नाम आप लिख सकते थे डाइमिथाइल इथाइल, लिख सकते थे। लेकिन क्या अब ये कहीं ना कहीं ये टर्शरी ब्यूटाइल भी है?
ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल भी है। क्यों, ब्यूटाइल का कौन सा कार्बन है, टर्शरी, 4 कार्बन का। और ये नियो ब्यूटाइल भी है, क्योंकि नियो ग्रुप है, 4 कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये नियो ब्यूटाइल भी लिखा जा सकता है। बात समझ में आ गई आपको। अब बताओ टोटल कितने थे, तो भैया नंबरिंग कर लो सर, अब टोटल पता लग जाएगा। 4 5 6 7 8 9, और लास्ट में क्या लिख देते, नोनेन लिख देते, क्योंकि 9 कार्बन है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी को और अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन है। अब मुझे पता है कि यार ये इस टाइप तो छोटी चेन है, और छोटी चेन है तो सर मैं क्यों इसको लिखूंगा। ठीक उसी तरीके से मान लो ये ऐसे जुड़ा होता, मान लो ये ऐसे जुड़ा होता, तो मैं इसको क्या लिखता। अब मैं समझ चुका हूं सर कि क्या लिखना चाहिए। सर ये तो लिखा हुआ है आइसोप्रोपाइल। क्या लिखा हुआ है सर, आइसोप्रोपाइल लिखा हुआ है। या फिर सर आप सेकेंडरी प्रोपाइल भी लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो सर, सेकेंडरी प्रोपाइल भी लिख सकते हो। ठीक उसी तरीके से सर इसको आप लिख सकते थे सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि सर सेकेंडरी कार्बन है वो भी ब्यूटाइल का। सर आप इसे आइसो नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 कार्बन वाला कोई है नहीं, तो आइसो वाला कोई झंझट यहां पे होना ही नहीं है। अच्छा इसे देखो सर, इसे आप नियो भी लिख सकते हो सर, बिल्कुल, लेकिन मुझे टर्शरी वाला लिखना है। तो सर टर्शरी वाले में तो सर दिख रहा है कि टर्शरी है, 4 कार्बन है, मतलब ब्यूटाइल होगा। और इसी तरीके से मैं क्या लिखता, इसको जल्दी बताओ जरा, नियो ब्यूटाइल भी लिख सकता था। एंड देन साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, आपको पता लग चुका है कि किस तरीके से इसे हम यहां पर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आता है एक्राइल ग्रुप और क्रोटॉन ग्रुप। कौन सा ग्रुप आता है, एक्राइल ग्रुप और क्रोटॉन ग्रुप। इनसे जस्ट पहले एक फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है बेटा, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड कहानी है, एक्राइल और क्रोटॉन। यहीं पर हम लेक्चर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे इसको पढ़ने के बाद, क्योंकि यही हमारा लास्ट एक टॉपिक बचता है कॉमन नेमिंग से रिलेटेड। इन्होंने ये बोला कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर बात की जाए, मान लो एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। तो इस टाइप से इन्होंने एक कार्बन को इंट्रोड्यूस किया फॉर्म से। किससे किया, फॉर्म से। मतलब ये एक एल्डिहाइड है तो नाम हो जाता फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम हो जाता, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक उसी तरीके से एक ही कार्बन का एसिड ले लिया मैंने, तो फॉर्म तो लिखेंगे, लेकिन है क्या ये, इक एसिड, ओइक एसिड, तो नाम हो जाता फॉर्मिक एसिड। क्या नाम हो जाता, फॉर्मिक एसिड। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरीके से इनमें नाम लिखते हैं। जैसे एक एस्टर का मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो एक कार्बन का एस्टर है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में मैंने एक ही कार्बन लगाया, तो ये तो हो गया भैया मिथाइल, क्योंकि इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, ये हो गया मिथाइल। और ये है एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और आता था O8। याद करो क्या आता था, O8, तो नाम आ जाता मिथाइल फॉर्मेट। ये है नाम लिखने। अरे वाह सर, ये है लिखने का तरीका। समझ में कि फॉर्म का मतलब क्या है। इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से 2 कार्बन को इन्होंने ये बोला एसिड। क्या बोला, एसिड। जैसे 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो बताओ तुम क्या लिखोगे, एसिटल्डिहाइड। क्या लिखोगे, एल्डिहाइड तो बोलते हो, एसिड, एसिटल्डिहाइड। ठीक उसी तरीके से 2 कार्बन के एसिड को क्या बोलोगे, जरा बताओ जरा फटाफट, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे बात करते हैं, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, फिर हम इस पे आएंगे, एक्राइल और क्रोटॉन पे वापस आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बात करने वाला हूं मैं। सर मैंने आपसे कहा था 2 कार्बन का नाइट्राइल वाला भी बता दो एक बार सर। तो सर ये होता है नाइट्राइल, और 2 कार्बन है, तो सर नाम हो जाएगा एसिटोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, एसिटोनाइट्राइल। ठीक उसी तरीके से सर एक बार एस्टर का भी हो जाए। लो भैया एस्टर भी लो, तो बताओ नाम क्या है, मिथाइल, क्योंकि हमें पता है एल्काइल एल्केनोएट लिखते हैं, तो मिथाइल तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है कि मिथाइल लिखेंगे। लेकिन क्या 2 कार्बन को एसीटेट लिखोगे, क्योंकि कार्बोक्सिलेट है, मतलब नाम आ जाएगा मिथाइल एसीटेट। ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं 3 कार्बन के बारे में। जरा समझिएगा 3 कार्बन के बारे में। अगर मैं 3 कार्बन को लेकर चलूं, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपियन। क्या बोलते हैं, प्रोपियन। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटाइर। क्या बोलते हैं, ब्यूटाइर। और 5 कार्बन को बोलते हैं वैलर। क्या बोलते हैं, वैलर। ये है इसके लिखने की कहानी। अब जरा एक एग्जांपल देख लो 5 वाले का भी, बहुत परेशान हो रहा हो। देखो 5 वाला, देखो 1 2 3 4 5, सिंपल चेन वाली ही होनी चाहिए। वैलरिक एसिड खत्म,
वैलेरिक एसिड। ये है कॉमन नेम का सबसे बड़ा एडवांटेज कि फट से नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं वापस किस पे, एक्राइल और क्रोटॉन पे। एक्राइल क्या बोलता है, एक्राइल ये बोलता है कि मेरे पास 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा, एंड एक डबल बॉन्ड होगा एट सेकेंड पोजीशन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है बेटा, 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और सेकेंड कार्बन पे एल्कीन है। देखो, डबल बॉन्ड एट सेकेंड कार्बन, ये है इसका मतलब। तो ऐसे ग्रुप को जो हम नाम लिखते हैं बेटा, उस ग्रुप का जो नाम होता है वो होता है एक्राइल। अब बताओ, एक्राइल है लेकिन सर एल्डिहाइड है, तो एक्राइल एल्डिहाइड, ये है इसके कहने का मतलब। जैसे मैं बोलूं 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक है, डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन, एक्राइलिक एसिड। क्या लिखोगे? एक्राइलिक एसिड। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे ही क्रोटॉन के बारे में जान लो भैया। क्रोटॉन क्या होता है? क्रोटॉन ये कहता है कि अब मेरे पास 3 की जगह 4 कार्बन होंगे और डबल बॉन्ड अभी भी कहां होगा? सेकेंड पोजीशन पे। मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग, क्या बोल रहा है ये? 4 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्रोटॉन। जैसे मान लो ये 4 कार्बन है बेटा, 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड ले लिया मैंने और डबल बॉन्ड सेकेंड पे रख दिया, तो भैया इसको बोलोगे क्रोटॉन एल्डिहाइड। क्या बोलोगे? क्रोटॉन एल्डिहाइड। ये है इसका नाम, ये है इसके काम करने का तरीका। जरा आओ एग्जांपल पे सर कुछ बात कर लेते हैं। बताओ जरा, डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन, 4 कंटेनिंग एक्राइलेट, मतलब नाम होगा मिथाइल एक्राइलेट। दिख रहा है आपको? नाम दिख रहा है? क्योंकि 4 कार्बन कंटेनिंग है, वो भी एस्टर है, तो भैया ये रहा डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन, मतलब सर नाम होता मिथाइल। क्रोटॉन है ना, तो मिथाइल क्रोटोनेट, ये हो जाता नाम। ठीक उसी तरीके से जरा बताओ, 3 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल ले लिया और डबल बॉन्ड एट सेकेंड पोजीशन, सर ये नाम होता एक्राइलो नाइट्राइल। क्या नाम होता? एक्राइलो नाइट्राइल। ये है नाम लिखने का तरीका। तो मेरे ख्याल से आप पूरी तरीके से जो भी पॉलीफंक्शनल हो, मोनोफंक्शनल हो, कॉमन नेमिंग हो, बेंजीन डेरिवेटिव हो, इन सबको आपने इस लेक्चर में पूरी तरीके से सीख लिया है। तो इसी तरीके से अपन आने वाले चैप्टर्स को और भयंकर तरीके से करते रहेंगे। जो चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस पूरी पॉसिबिलिटी को अपन यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज हमने 3 लेक्चर में पूरी आईयूपीएससी, पूरी 11th की आईयूपीएससी जितना सिलेबस में आ सकता है, जितना जेई पूछ सकता है, उस पूरे को हमने 3 लेक्चर में कवर किया है। तो आपका क्या फर्ज बनना चाहिए? आपका फर्ज ये बनना चाहिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये प्लेलिस्ट में आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप वहां से तीनों को बहुत आराम से पढ़ें, लेक्चर नोट्स बनाएं और जिस बुक को फॉलो कर रहे हो, मैं कहता हूं आप जिस बुक को करना चाहें वो बुक आपसे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कब? जब आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे आप, क्योंकि यहां पढ़ाने वाला पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा है भाई। तो पढ़ने वाले का फर्ज है कि वो पूरी शिद्दत से पढ़े, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। और इसी तरीके से संकल्प भारत जेई आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू बच्चों।